कैसे आना। अच्छा, तो बेसिकली एक ऑडिट फर्म है क्रो के नाम से। क्रो नीदरलैंड के अंदर, तो मैं उनके साथ एसोसिएटेड हूँ एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। और पिछले 1 साल से। और मैं उनको ऑडिट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो प्रोसीजरल एरियाज होते हैं ना, प्रोसीजरल एरियाज आपको कैसे समझाया जाए। आपने आईएफआरएस 18 सुना है? ठीक है। आईएफआरएस 18 की एक इम्प्लीमेंटेशन होती है। ठीक है, तो वो उस चीज को हम मैं जो है मेरे साथ एक बंदा और इन्वॉल्व है, हम लोग इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। जो नया है फारिस 18, अब नया तो खैर इसमें एज सच कुछ है नहीं, आप सबको ने देखा ही होगा। वो है तो पुराना ही, लेकिन क्योंकि बस एक चीज नहीं आती ना, तो लोगों को लगता है कि शायद कुछ डिफरेंट। जैसे बहुत सारे लोगों से मेरी जब बात होती है तो जैसे कि इट्स अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। लोग कहते हैं यार ये आईएफआरएस 18 तो कैश फ्लो है, हालांकि उसका कैश फ्लो से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, बट पीपल थिंक इस तरह। अच्छा, तो मेरे 2-3 पहले सवाल है, फिर उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और इंशाल्लाह फिर हम देखते हैं कि क्या इस पेपर के अंदर क्या है। सबसे पहली सवाल तो मेरा ये है कि किसका ये लास्ट पेपर है? ओके। अच्छा, और किसका ये फर्स्ट एग्जाम है प्रोफेशनल? ठीक है। अच्छा, किसने ये बीच में रखा हुआ है? मतलब जाहिर है अगर फर्स्ट और लास्ट नहीं है तो बीच का है। तो बीच में आपका कौन सा है, मतलब ये सेकंड लास्ट है? एस बी आर एंड एस बी एल, और मतलब आपने एस बी आर दिया हुआ है? ठीक है। आपने ट्रिपल ए नहीं दिया? ओके। और आपका? एस बी आर दिया हुआ है, और एस बी एल देगा हुआ। यानी आप ए एफ एम दिया हुआ, वो पास हुआ। ओके। सेकेंड लास्ट है। मुनीब कह रहे हैं उनका सेकेंड लास्ट है, सेकेंड आफ्टर ए टी एक्स। इकरान। इकरान तुम्हारे बड़े किस्से सुने मैंने। अच्छा, सेकेंड आफ्टर एस बी आर। ओके, सही। और भी अगर कोई बताना चाहे तो। ओके, तो अच्छा इस एग्जाम के अंदर ना, अच्छा इसके बारे में क्या सुना हुआ, क्या ये भी सब बता दो मुझे जरा। कि क्या क्या इस एग्जाम के हवाले से आपने एक इनसाइड स्टोरी सुनी होगी कि कुछ को लगता है ये बहुत ही मुश्किल है, कुछ को लगता है बहुत आसान है। फर्स्ट प्रोफेशनल है आपका। हाँ जी। कुछ सुना है आपने इसके बारे में? असल में देखें, जितना आप मुझसे बात करेंगे ना, आप भी कंफर्टेबल हो जाएंगे, मैं भी रहूंगा, उसके बाद एक फ्लो में चीजें निकलती। तो मुझे बताएं, थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी होना जरूरी है, क्या सुना है इसके बारे में? अच्छा, कोई यूनिवर्सिटी का है इस वक्त यहाँ पे, अगर ऑनलाइन में, या टू मच कॉस्टली? ये बात तो सही है यार, कॉस्टली तो है। एक तो एग्जाम फीस अलग, पेपर पढ़ने की फीस अलग, तो कॉस्टली तो है, ये तो है। बट इसकी कॉस्ट आप विद इन 6-8 मंथ्स निकाल लेंगे, जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे। मैं आपको एक वैसी एक बात बता रहा हूँ। वंस यू क्वालिफाई, जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती है ना, गुड पासिंग रेशो, यस। पासिंग रेशो तो उसका सुपर है। 50% से प्लस है इसका पासिंग रेशो। पासिंग तो बहुत अच्छा। चलो खैर, मैं मतलब मुझे 2-4 अटेम्प्ट से ना बच्चों का एक बात सुनने में आती है, थ्योरी है बहुत, जो कि है। ठीक है। प्रोफेशनल के एग्जाम्स के अंदर आपको थ्योरी का एग्जाम जो मिलेगा वो यही है। अच्छा, कुछ हद तक एसबीआर भी है। अगर किसी ने एसबीआर पढ़ा हुआ है तो स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी F7 की तरह नहीं होती। मतलब है तो एप्लीकेबिलिटी, लेकिन उसमें एनालिसिस पार्ट जो है ना, एनालिटिकल साइड ज्यादा टेस्ट होती है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा है, एटीएक्स इज प्योर थ्योरी, बट एटीएक्स इज बेस्ड ऑन द लॉज। दिस इज नॉट समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन द लॉज। इसके पीछे कोई लॉ नहीं है। ठीक है, इसके पीछे की जो सारी स्टोरी है ना, वो डिपेंडेंट है ऑन हाउ गुड यू आर इन कम्युनिकेशन। मैं भी आपको पूरा स्ट्रक्चर इसका समझाऊंगा, पूरी कहानी इस पे बात करेंगे। बट इसके पीछे की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा, इस एग्जाम ने 2-3 रूप बदले। भिक्षाधारी नागिन की तरह इसने जो है ना, वो 2-3 रूप बदले। सितंबर 2018 से पहले ये कुछ और होता था। अच्छा, सितंबर 2018 से पहले इस एग्जाम के 2 हिस्से होते थे। फिर सितंबर 2018 में इस एग्जाम को एक कर दिया गया, और इट वाज एन एग्जामिनेशन ऑफ 4 hours and 15 minutes। एक टाइम कुछ अर्सा पहले ही 4 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होता था।
यानी मैं बच्चों को लास्ट क्लास में पता है क्या एडवाइस देता था? कॉफी पी के जाना, नींद खोल के जाना, जितना पहले सोच सकते हो सो के जाना। क्योंकि एग्जाम का मसला क्या था कि 4 hours and 15 minutes इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क। मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप जब 4 घंटे 15 मिनट स्क्रीन के सामने बैठते थे ना, तो इवन मैं जब इसके पास पेपर सॉल्व कराता था ना बच्चों को, और मैं कहता था चलो यार आज हम लगाएंगे क्लास 6 घंटे की, तो मुझे भी एक हिम्मत चाहिए होती थी कि मैंने 6 घंटे में एक पास पेपर को पूरा कंप्लीटली सॉल्व कराना है, क्योंकि उसमें 6 घंटे में मुझे समझाना है और 4 घंटे 15 मिनट का पास पेपर पूरा सॉल्व करना है। यानी राइट फ्रॉम स्क्रैच मुझे लेके चलना होता था। और 6 घंटे के अंदर मुझसे वो पास पेपर सॉल्व नहीं हो पाता, तो हम उसको क्लास को एक्सटेंड करते करते, मैं बोलता 6 तो फिर 7 7.25 8 8 घंटे भी ले जाना पड़ता था, बिकॉज इट वॉज एक्चुअली अ टेस्ट ऑफ नर्व्स। एग्जाम का रिजल्ट उस वक्त भी 50% के करीब, 49 से 50 इसका एक एम्बिट है। 49 50 51, ये तीन रिजल्ट होते हैं, आप उठा के देख लो। 48 भी नहीं मिलेगा, एक अटेम्प्ट मिलेगा, इसके अलावा नहीं। 48 भी नहीं मिलेगा, 51 से ऊपर भी नहीं मिलेगा, 50 और 49 के दरमियान, और 51 और 49 के दरमियान। तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बट यार देखो, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होने के पीछे ना एक थोड़ी सी शुगर कोटेड एलिमेंट है। देखो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैंने आपको अभी आते ही मैंने कहा यार मैं कॉर्पोरेट साइड पे ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स पढ़ाता है, एंड दैट टू नॉट इन पाकिस्तान। आई टीच आउटसाइड पाकिस्तान। मैं कॉर्पोरेट साइड को इम्प्लीमेंटेशन कराता हूँ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स की, जो कि पाकिस्तान से बाहर ऑडिट फर्म है, जो हम मुझसे सर्विसेज देती है कि भाई आप हमारे एक क्लाइंट को ये काम करवा दो, या ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं या ये काम करते हैं। आप ये सोचे हमारे जो अकाउंटेंट्स है ना, यानी हमारा जो इंटेलेक्ट लेवल है इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग साइड, हमें हमारी का मतलब होता है आप सबका, दैट इज द सुपर्ब एलिमेंट जो कि हमारे पास मौजूद है। हमारा इंटेलेक्ट रिपोर्टिंग साइड से हमसे कोई मतलब हमारा कोई सानी नहीं। रिपोर्टिंग साइड आपसे अच्छे रिपोर्टिंग कोई नहीं कर सकता, आप बिठा ले किसी को, यू आर द बेस्ट इन रिपोर्टिंग। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल्स ऑफ पाकिस्तान इज वेरी मच अकॉर्डिंग टू द लॉ, बहुत अच्छा चलता है। लेकिन हमारे अंग्रेजी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉज जो कि हमारे पास है। और इसकी वजह से ना, मतलब इस अंग्रेजी के एलिमेंट की वजह से ना, आपका जो अंग्रेज है ना, उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। यानी अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो ग्लोबल रिजल्ट है वो 51% है, ऐसे ही कहा था ना मैंने, इस ग्लोबल रिजल्ट में से अगर मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मतलब दिस इज नॉट समथिंग कोटेड बाय एसीसी, और ना ही एसीसी इस तरह की कोई चीज कोट करता है, मैं अपनी तरफ से एक बात बता रहा हूँ, मेरा एजुकेटेड गेस है कि इस 50% को 50% बनाने में अंग्रेजों का बहुत बड़ा हाथ है। आप जो देखते हैं ना 50%, उस 50% को 50% बनाने में अंग्रेजों का बहुत बड़ा हाथ है। क्यों? पेपर ही अंग्रेजी का, आपसे अच्छा है, आपसे अच्छी होगी जाहिर, डेफिनेटली आपसे अच्छी होगी, वैसा तो नहीं हो सकता। तो क्योंकि आपसे अच्छी उनकी अंग्रेजी है, तो इसको 50% बना दे। यानी अगर मैं लोकली बोलूँ ना, आप बोलो सर लोकली हमारे रिजल्ट क्या होगा, मैं कहता हूँ यार 40 45%, 40 के करीब लगा लो आप, ठीक है, क्योंकि हमारी अंग्रेजी इज नॉट वेरी 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 गुड, बट हमारा हार्डवर्क बहुत अच्छा होता है, जो कि हमें उस पार तक ले जाए। अच्छा, द बेस्ट पार्ट इज कि मैं थोड़ी सी अपनी तारीफ भी कर लूँ। सर व्हाट वाज योर पासिंग रेशो, मैं आपको सब बताऊं। इकराम तुमने मुझसे पढ़ा हुआ है, तुम्हें क्या जरूरत है इस बात को पूछने की, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यार, ये तो खैर एक वो है यार, ये ना दिसंबर, ये 2 साल का हमारा ना रिजल्ट है। जो बताने का मकसद है ना, आप सिर्फ इस रिजल्ट को तरह से एवेल्युएट करें। इस रिजल्ट के अंदर पाकिस्तान टॉप, हमने किसी और के पास जाने ही नहीं दिया। अगर आप देखें, मार्च 2024 गाजिया पाकिस्तान टॉप, जून 2024, दिसंबर 2024, मार्च 2025, जून 2025, अगर आप सिर्फ पाकिस्तान टॉप्स को उठा के देख लें, तो यू कैन सी दैट एवरी सिंगल अटेम्प्ट, 11 every single attempt is going to be from Pakistan top is from TS, ठीक है। और जाहिर है इनको मैं ही पढ़ा रहा हूँ पिछले 4 सालों से, तो हर सिंगल अटेम्प्ट में पाकिस्तान टॉप। अच्छा मजे की चीज बताओ, मैंने आपको आपके सामने अभी अंग्रेजों की तारीफ की, इमेजिन करें, सोचे, गेस करें, ये जो राजिया है जिसका पहला पाकिस्तान टॉप है, इसके क्या मार्क्स आए? ऐसे ही गेस करो, ऐसे तुक्का लगा दो। 70 80, 90 प्लस, 90 प्लस थ्योरी के पेपर में। अच्छा,
76, कोई कह रहे 76 आया हूँ सर, बड़ा प्रिसाइज नंबर बोला। 80 प्लस होंगे, अच्छा। अली कह रहे 80 प्लस हो, और कुछ ऐसी कोई तुक्का लगा। 75 प्लस, 80 प्लस, इसके 96 मार्क्स, सॉरी 95 मार्क्स, इसके 95 मार्क्स, और वर्ल्ड टॉप नहीं था। ठीक है, जिस दिन आए थे ना तो मैंने कहा था तुमसे ज्यादा थोड़ी कोई ले सकते, ले लिए। किसी ने 95 से ऊपर लिया, 98 पे वर्ल्ड टॉप था उस साल। इमेजिन द फैक्ट कि इस एग्जाम में पास होने से ज्यादा मजा, मजे का एलिमेंट ये होगा कि हमें मार्क्स बहुत अच्छा है। अच्छा चलो छोड़ो, अगली अटेम्प्ट में ही बात। अब तो मैंने बता दिया, अब इमेजिन करो क्या होगा इसके मार्क्स। इसके 94 थे, ठीक है, इसके 94 मार्क्स थे। और ये जून 2024 का भी टॉप था। फिर उसके बाद जून के बाद आप ये देखिए जीशान, इसके इन लोगों के थोड़े से कम हुए, 80s में आ गए, तो 86 थे शायद। फिर उसके बाद साद है, फिर उसके बाद सैयद नाइजल है, ये सब ने पाकिस्तान टॉप किया। ठीक है, और फिर इसके अलावा आप देख सकते हो बाकी सारे टॉप तो हमारे दूसरे एरिया से मौजूद है। बट द फैक्ट इज, अच्छा, ये वो बच्चे जो ऑटोमेटिकली मैं कह सकता हूँ गॉड गिफ्टेड भी है, क्योंकि जाहिर है अल्लाह ताला ने इनके दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा डाले कि वो पढ़ते तो सब एक जैसे। बट द फैक्ट इज कि हमारा जो पासिंग रेशियो होता है ना, दैट इज इन बिटवीन। जैसे मेरी एक अटेम्प्ट का पासिंग रेशियो 78% भी है, 78%। और लोएस्ट पासिंग रेशियो जो हमारा गया वो 65%। यानी ये मसला जो शुरू हो रहा है ना, वो शुरू होता है 51 पे। कि यार हम तो सोचते हैं 51% अच्छा है। अभी सर ने डरा के बोला यार पाकिस्तान का तो लोकल तो 40 होना चाहिए, क्योंकि ये तो अंग्रेजी का एग्जाम है, और अंग्रेजी तो अंग्रेजों की अच्छी होती है, हमारी थोड़ी होती है। लेकिन सर इसका पासिंग रेशियो, अब आपकी क्लास का कितना है? हमारा 60, जो मैं ऑफिशियल बता रहा हूँ, जो कि एसीसी की तरफ से हमारे पास अपलोड होता है कि भाई ये तुम्हारा पासिंग रेशियो 68% से लेके तकरीबन 78, 75, 78% तक भी क्रॉस किया है हमारा पासिंग रेशियो, अलहमदुलिल्लाह। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल रिकॉर्डेड बैजेस, ऑल फिजिकल बैजेस मिला जुला के सबकी। तो यार पासिंग रेशो बहुत अच्छा है। लेकिन यार मेरा ना एक मसला है, मेरा पढ़ाने में एक मसला है। मैं मसला बोल रहा हूँ, मसला ये है यार, आई बिलीव ऑन प्रैक्टिस। अगर आपने मुझसे पढ़ना है तो द ओनली थिंग दैट आई वुड वांट फ्रॉम यू इज कि आप मुझे पास पेपर्स चेक कराएंगे। अगर आपने पढ़ना है, मेरी एक हिस्ट्री है, मैं आपको ना हिस्ट्री दिखाता हूँ। मतलब नॉट फेसबुक हिस्ट्री, बट या सर्च हिस्ट्री नहीं। ये लास्ट अटेम्प्ट का है, आई होप सो ये तुम्हें नजर आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ, नंबर ऑफ पास पेपर जैक फॉर दिसंबर अटेम्प्ट। ठीक है, मैं आपका सिर्फ एक कॉन्फिडेंस गेन कर रहा हूँ। ये पास पेपर के नाम है, ठीक है, और ये एसबीएल के हैं। एक पुराना एग्जाम होता था P1 P3 के नाम से, तो ये मैंने उसके भी दो चार पास पेपर्स ना, एक एक दो दो पास पेपर्स जस्ट फॉर आपकी, वो कहते हैं ना, हाथ बैठिया है उसके लिए मैं पहले करवाता हूँ। तो ये एसबीएल के और बाकी सारे पास पेपर्स के नाम है जो मैं बच्चों से कर, जैसे ये स्विफ्ट वाला पास पेपर मैं सबसे करवाता हूँ। देयर आर 31 पास पेपर्स दैट आई हैव चेक्ड। आप टोटल पास पेपर्स देख लीजिए जो चेक हुए। ये आप देख सकते हो, ये ऊपर क्या लिखा है, पास पेपर्स चेक फॉर दिसंबर 2025 अटेम्प्ट। सो दीज आर अराउंड 240 प्लस 116 पास पेपर्स चेक्ड विद इन क्लास। अब ये कितने होते हैं टोटल मिला के? अप्रोक्सीमेटली 350, 350 पास। ठीक है, हमारे टोटल बैच की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो 100 150 के करीब होती है मिला के, ये मतलब फिजिकल ऑनलाइन। तो आप लगा लो 3.5, 3 ढाई क्वेश्चन पर का ये ढाई पास पेपर है। अच्छा, इसमें से भी 10 ऐसे बेशरम बच्चे होंगे जिन्होंने एक भी नहीं सबमिट करा। 20 ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ 2 सबमिट कराए होंगे। 30 ऐसे होंगे जिन्होंने कहा होगा मैं सिर्फ मॉक दूंगा भाई, मैं तो आपको पास होके दिखाऊंगा बिना पढ़े भी। तो ये कुछ बहुत सारे इसमें से एक्सक्लूड कर दो, तो आप एवरेज लगा लो यार। आप इमेजिन कर सकते हो, लास्ट अटेम्प्ट में मेरे पास ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने 11 पास पेपर्स मुझे चेक करवाए। पास पेपर का मतलब होता है पूरा पूरा पास पेपर लिखा, लिख के भेजा, भेज के चेक किया। मेरी एक शुरू से आदत है जो कि आपके लिए बहुत कामयाबी में ना बड़ा फायदा देगी आपको। वो क्या है, आप पास पेपर सॉल्व करेंगे, यू आर गोइंग टू सेंड इट टू मी। मैं उसके ऊपर एक रिव्यू दूंगा, भाई ये इसमें आपने ये गलत लिखा है, ये इसको इस तरह लिखना चाहिए था। मैं हैंड रिटन रिव्यू देता हूँ उसको। जब आपके पास रिव्यू आ जाएगा ना, जैसे ही आपके पास रिव्यू आएगा ना, अब आपका तो मुझे नहीं पता, मुझे पता है आप नहीं रिकॉर्ड करोगे। मैं अपने पास ना एक ऐसे टेबुलर फॉर्म में ना एक शीट रिकॉर्ड करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे एक बच्चा है इकरान। अब इकरान ने पहला पास पेपर सॉल्व करा, सबमिट कराया, उसमें ये गलती थी, दूसरे में ये थी, तीसरे में ये थी, चौथे में थी। एट द एंड ऑफ द डे दिस इज गोइंग टू बी अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, कि जिसके अंदर मैं वो आपको पास पेपर की शीट दूंगा। और मैं बोलूंगा कि यार आपने मुझे 5 पास पेपर सबमिट कराए थे, 5 में से ये देखो ये गलतियां आपकी। अब आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार 5 में से 4 में तो मैंने ये गलती की है हर दफा। तो अब मैं पेपर में कॉशियस। अब मुझे पता है मैंने एग्जाम में जब मैंने बैठना है ना, तो यार
एग्जाम के अंदर अब मैं ये गलती करने का चांस नहीं कर सकता। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। तो मेरे भाइयों, अल्टीमेटली आपने जो है ना इन टोटल पास पेपर्स को मेरे साथ मिलकर सॉल्व करना है, अदरवाइज ये प्रॉब्लमेटिक। पहली चीज ये तो हो गई हमारी इस एकेडमिक एरिया की बात। अच्छा, एकेडमिक के बाद अगर मैं इस एग्जाम के बारे में बात करना शुरू करूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आज ही की क्लास में समझो। देखो, इसके अंदर चीजों को पहले हम अकाउंट फॉर कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको हम लेके चलेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज, मैं इस अटेम्प्ट में ना थोड़ी सी क्लासेस बढ़ा दूं। क्यों? क्योंकि यार मुझे इस अटेम्प्ट में थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करवानी है। अच्छा, हर अटेम्प्ट में ही ज्यादा होती है, लेकिन इस अटेम्प्ट में क्यों करवानी है? बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि यार एक लेगेसी कंटिन्यू हो गई ना कि हमारी पाकिस्तान टॉप हमारा ही है। तो अब उसके लिए ना मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, वो बहुत सारे लोग पढ़ाने आ गए, तो मुझे भी बहुत ज्यादा मेहनत करे। तो मुझे इस लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए हमें जो है ना वो और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा फॉर द फैक्ट कि हम इसमें प्रैक्टिस करें। अच्छा, इस पूरे एग्जाम को पढ़ाने के दो तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता। एक अप्रोच ये, मैं आपसे कहूं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द पास पेपर फ्रॉम डे वन। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैंने आपको बोला यार, मैं ना आपको इंशाल्लाह, जैसे लेट्स सपोज अगर मैं एफआर का एग्जाम पढ़ा रहा होता, तो मैं आपसे कहता यार ये पास पेपर पकड़ो सब। अब इस एग्जाम के इस पास पेपर के अंदर 6 टॉपिक्स टेस्ट हुए। लेट्स सपोज एक IS2 टेस्ट हो गया, IS23 बोरिंग कॉस्ट टेस्ट हो गया, 12 टेस्ट हो गया, आपका डेफर्ड टैक्सेशन टेस्ट हो गया, IFRS 18 टेस्ट हो गया, आपके पास 6 स्टैंडर्ड टेस्ट हो। अब मैंने 6 स्टैंडर्ड की वो 6 बातें आपको लिख के दी और मैंने कहा यार जरा इसके MCQ सॉल्व कर। आपने यूं सॉल्व की। हमने कहा कितना अच्छा टीचर है, पहली क्लास में इसने मुझे 6 बातें बताई और मेरा एक पास पेपर का 60% पोर्शन सॉल्व हो गया। फिर मैंने आपको कंसोलिडेशन की 4 एडजस्टमेंट पढ़ाई और 5 रेशियोज पढ़ा दिए जो उसके अंदर दिया हुआ था। मैंने कहा जरा बेटा बाकी का 40% दूसरी क्लास में सॉल्व करो। आपने कहा यार इससे अच्छा कोई टीचर नहीं। ऐसे करते 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 मैंने 5 पास पेपर, 6 पास पेपर, 10 पास पेपर पूरे सेशन में आपको सॉल्व करा दिया और मैंने कहा बेटा जाओ। एग्जामिनर ने आपसे वो सवाल पूछा जिसको कहते हैं कैश स्टेटमेंट ऑफ कैश। वो हमने कभी किया ही नहीं था। ना मुझे पता है डायरेक्ट मेथड क्या होता है, ना मुझे पता है इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। अब आप वहां पे खड़े होकर मुझे 4 बातें सुनाओगे, यार ये अजीब आदमी है, इसने हमें पास पेपर सॉल्व कराना शुरू किया, ये तो बताया ही नहीं कि कंटेंट होते क्या है। इसने तो बोला ये 6 टॉपिक्स में से पास पेपर कर लो और उसके बाद फिर पास पेपर को रिजॉल्व कर लिया और हमने कर लिया। लेकिन दिस इज अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी। राइट स्ट्रैटेजी इज कि मैं आपको वो टूल्स पहले इक्विप कर। हम इसको पहले पास पेपर अप्रोच से नहीं चलेंगे, हम इसको चलाएंगे विद एन अप्रोच जहां पे मैं आपको पहले वो थ्योरी, वो टॉपिकल एरियाज डिलीवर करूंगा। जैसे ही मैं आपको वो टॉपिकल एरिया डिलीवर करूंगा ना, तो आपके पास वो तमाम टॉपिकल एरियाज जनरेट हो जाएंगे। जैसे ही आपके पास तमाम टॉपिकल एरिया जनरेट हो जाएंगे, नाउ यू हैव ईच एंड एवरी टूल इन ऑर्डर टू सॉल्व द पास। दो बातें इस पूरे एग्जाम के अंदर, वो कहता है इन इन दिस इज एन ACC एग्जाम दैट हेल्प्स द स्टूडेंट टू थिंक एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल बिजनेस लीडर। यानी अब अगले 3 महीने के लिए ना हमने एक कैप पहननी है और उस कैप का नाम है कि वी आर गोइंग टू बी द लीडर। यानी वी आर गोइंग टू इनिशिएट दिस एंटायर सब्जेक्ट इन द फॉर्म दैट वी आर प्रोवाइडिंग लीडरशिप स्किल्स टू अदर्स। हमने इस पूरे एग्जाम के अंदर सिर्फ, क्योंकि नाम ही है ना स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर, तो नाम से ही समझ आ रहा है कि इसके अंदर हमने 3 एरियाज को फोकस करना। वी आर गोइंग टू मेक स्ट्रैटेजीज विद इन बिजनेस। हमने बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजीज बनानी है, नॉट फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और हमने जो है वो लीडरशिप स्किल्स को इनकॉर्पोरेट करना। तो ये चीज इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, सितंबर 2018 से पहले इसके दो एग्जाम्स होते थे, P1 और P3। P1 जो है वो एक गवर्नेंस और रिस्क और एथिक्स का एक एरिया होता है, और P3 जो है वो बिजनेस एनालिसिस का एरिया होता है। अच्छा, अब आप मुझे आउटडेटेड बोलो या आप मुझे बोलो कि यार ये तो सर कितने पुरानी वाली बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बात बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपको जब टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको पूरा पास पेपर डे वन पे खड़े होकर सॉल्व नहीं करा सकता। यानी आपको मैंने स्ट्रैटेजी का टॉपिक पढ़ा दिया, अब मैं आपको पास पेपर दूंगा ना, वो पास पेपर का एक क्वेश्चन स्ट्रैटेजी भी होगा, लीडरशिप भी होगा, एथिक्स भी होगा, रिस्क भी होगा, ऑडिट का भी कुछ एरिया। तो मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी पढ़ा के नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ कि मैं जब सिर्फ स्ट्रैटेजी पढ़ा दूंगा ना, तो मैं आपको P1 और P3 इसके अंदर से मिनी पास पेपर्स उठा के वो सॉल्व करा सकता हूं। यानी जब मैं मिसाल के तौर पे आपको स्विफ्ट कंपनी का पास पेपर सॉल्व कराऊंगा ना, तो मैं आपसे कहूंगा कि यार इसके अंदर स्ट्रैटेजी का एक पोर्शन टेस्ट हुआ है जिसका मॉडल का नाम ये है। वो हो सकता है, ये SBL का नहीं हो सकता। सर SBL का क्यों नहीं हो सकता? थोड़ी देर में मैं इसका जवाब दे रहा हूं।
बट फॉर द टाइम बीइंग इस बात को दिमाग में रखो कि हम जब अपने एग्जाम्स को पढ़ रहे होंगे ना, यानी जब मैं आपको अपने नोट्स दूंगा, अभी आपको थोड़ी देर में मिलना शुरू हो जाएंगे, मैं आपको जब नोट्स दूंगा ना, तो नोट्स के अंदर एट द एंड ऑफ द नोट, एट द एंड ऑफ द हैंड आउट, देयर विल बी अ बॉक्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब उस बॉक्स के अंदर, उस प्रैक्टिस क्वेश्चन के बॉक्स के अंदर अराउंड 6-7 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मौजूद होंगे, जो कि होंगे P1 P3 के। पहली चीज। अच्छा, P1 P3 सितंबर 2018 का है, तो सर क्या टॉपिक चेंज नहीं हुए? नहीं हुए। टॉपिक ऐड जरूर हुए, एक दो टॉपिक डिलीट हुए, वो पास पेपर में नहीं करो। जितने पास पेपर हमने कर सकते, दिस इज ओनली गोइंग टू इनकॉर्पोरेट यू इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल स्किल्स। आपको टेक्निकल एरिया समझ आने लग जाएगा, आपको लगेगा कि अच्छा ये टॉपिक्स हैं जो मेरे एग्जाम में टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी रख सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू इज जून 2023 तक ये पूरा का पूरा एग्जाम, ये पूरा का पूरा एग्जाम 4 घंटे 15, देखो सितंबर 18 के बाद ये आ गया एसबीएल के फॉर्म में, इन दोनों को मर्ज कर दिया, यानी ये जो एरिया था ना आपका P1, इससे उठाया इन्होंने 25%, और ये जो एरिया था P3, इससे उठाया इन्होंने 75%, और इन दोनों को मर्ज कर दिया, मिला दिया, उसमें एक दो चीजें और डाली, एंड देन ये जो है ना एक एग्जाम किया। जब ये एग्जाम बना ना, तो ये एक 12 पेज की केस स्टडी आपके एग्जाम में आती थी, जून अप्रॉक्स 12 पेज, जून 2023 तक, यानी 18 से लेकर, सितंबर 18 से लेकर कोविड का टाइम पीरियड गुजारने के बाद से लेकर जून 2023 तक, ये एग्जाम 4 hours and 15 minutes का होता था, जिसको मैं हमेशा इस वर्ड से कोट करता हूं कि दिस वाज एक्चुअली टेस्ट ऑफ नर्व्स। कहते हैं ना कि यार ये एक्चुअली आपके जो है ना वो औसाक और आपकी ब्रेन इंटेंसिटी को टेस्ट करता था, कि मैं 4 घंटे 15 मिनट एक एक एग्जाम के अंदर, जिसके ऊपर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है पेपर देने के लिए, अप्रोक्स 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है पेपर देने के लिए, उसमें 4 घंटे 15 मिनट में मुझे पूरे एग्जाम को पढ़ना होता था, पूरे एग्जाम को सॉल्व करना होता था। उसमें 1 घंटा 15 मिनट सिर्फ रीडिंग टाइम होता था, यानी यू हैव टू रीड दिस एंटायर एग्जाम फॉर 1 आवर, और फिर उसके बाद सॉल्व करना। तो उस वक्त मुझे बच्चा बाहर निकल के सिर्फ एक बात कहता था, सर हेल टायरिंग एग्जाम, पेपर वॉज नॉट डिफिकल्ट, लेकिन सर समझ ही नहीं आ रही थी पढ़ना। मैं पढ़ता हूँ 1 घंटा, फिर लिखना शुरू करता, पहला सवाल तो बहुत अच्छा होता है, दूसरे पे आता हूँ भूल जाता हूँ कि 1 घंटे में क्या पढ़ा। इट्स लाइक अ नॉवल, उस नॉवल को पढ़ना होता। अब उस नॉवल को पढ़ने के बाद मैं फिर इस चीज के ऊपर आ सकता, तो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। फिर आहिस्ता 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 ईसीसी को हमने भी अप्रोच किया और लोगों ने भी अप्रोच किया, देन दे गॉट टू नो कि नहीं यार, हमें इस एग्जाम को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर करना चाहिए। सो जून सितंबर 2023 ऑनवर्ड्स इस एग्जाम की ड्यूरेशन कर दी गई है 3 hours and 15 minutes, एंड सरप्राइजिंगली आप लोग उन तमाम लोगों में से है जो कि इसका अच्छा वाला वर्जन, आई वुड से अच्छा वाला गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मतलब बेहतर वाला वर्जन, या एक्चुअली नॉट द टेस्ट ऑफ नर्व्स, एक्चुअली द टेस्ट ऑफ नॉलेज वाला वर्जन जो है वो आप लोग करेंगे। और इन्होंने एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी है जिसको कहते हैं प्री सीन मटेरियल। अच्छा, अगर मुझे एक बात बताओ, आज तक कभी किसी एग्जाम के अंदर तुम्हें एग्जाम से पहले कुछ एग्जामिनर ने दिया है? आज तक दिया है? इसमें देखा, इसमें तुम्हें एक 12 पेज की केस स्टडी एग्जाम में जाने से पहले मिल जाएगी, यानी यू आर गोइंग टू गेट समथिंग बिफोर एक्चुअली गोइंग इनटू द एग्जाम। एग्जाम को होगा, बिल्कुल होगा एग्जाम, एग्जाम में क्या दिखाया जाएगा वो एक अलग चीज है, लेकिन आपको एक 12 पेज की केस स्टडी मिल जाएगी, और वो केस स्टडी एग्जाम में भी मौजूद होगी। आपने बचपन में क्लास 6 में मेरी मिस थी, मिस रक्षंदा, वो पढ़ाती थी कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन वाला कभी किए? एक कोई याद है आपको? कॉम्प्रिहेंशन की क्लास होती थी ना, जिसमें वो क्वेश्चन पढ़ाती थी और कहती थी ऊपर का पैसेज पढ़ो और उसमें से आंसर ढूंढो। बस ये उस चीज का एग्जाम, ये उस चीज का एग्जाम, बस उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन। अब बस ऊपर ही आंसर नहीं दिया हुआ होता, कुछ दिमाग में होता है, कुछ मॉडल पे होता है, कुछ एप्लीकेबिलिटी के अंदर होता है, कुछ आपके जनरल नॉलेज से होता है इकरार। तो मेरा बेटा याद रखना, इस एग्जाम के अंदर अब उन्होंने दो चीजें इंट्रोड्यूस कर दी हैं, दैट इज 3 hours and 15 minutes ऑफ द एग्जामिनेशन टाइम, एंड a pre-seen material that will be given before you guys going into the examination। अच्छा, इससे पहले ना सीए में, मैं जब सीए के एग्जाम दे रहा था, तो सीए के अंदर ना एक एग्जाम होता था, FAR 2, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के नाम से, 2 के नाम से एक एग्जाम होता था, और उस एग्जाम के अंदर ये लोग हमें IFRS ले जाने की इजाजत देते थे।
यानी दे यूज टू से कि आप ना आईएफआरएस लेके जाओ और उसके अंदर से चीजें ढूंढो। पहले होता था, अब तो खैर नहीं। लेकिन उस एग्जाम तो उसको हम कहते थे यार ये वो एग्जाम है जिसमें बुक में से आता है और फिर भी बच्चा फेल हो जाए। तो मैं आज आपको ये कह रहा हूँ कि वो एग्जाम है जिसके अंदर आपको पहले से पता हो 15 दिन पहले एक प्री सीन मटेरियल आपके पास आपके पोर्टल के ऊपर आ जाएगा, आपके एसीसी के पोर्टल के ऊपर आ जाएगा। और वो सबका सेम होगा, सबके पास एक ही चीज है। अब उस प्री सीन में क्या होता है, कैसे चीजें पूछी जाती है, वो थोड़ी देर में हम बात करते हैं, बट दिस इज द हुक इन दिस एग्जाम। मैं आपको एक बात अभी बोल रहा हूं, अभी नहीं समझ आएगी, लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द सेशन जरूर ये बात समझ आएगी। पूरे एग्जाम की तैयारी एक तरफ, और मेरी लास्ट 15 डे की क्लासेस एक तरफ। पूरा एग्जाम आप जो पढ़ना है पढ़ लो, जो पढ़ाऊंगा पढ़ लेना, वो एक तरफ है। लेकिन वो जो लास्ट 15 दिन है ना, वो पूरे एक तरफ रहेंगे। उसका पूरा गेम ही अलग चेंज हो, वो पूरी कहानी क्लियर कर दे। यानी मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं ना, ये एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल होगा, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम होगा, यानी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव चीजें मैं आपको दे दूंगा। लेकिन जो लास्ट 15 डेज होंगे ना, उसमें मैं कहूंगा यार अब मैं तुम्हें एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, इसमें से ये आएगा, इसमें से ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये चार चीजें आ सकती है, अब हम उसको नहीं पढ़ेंगे, अब हम इसको पढ़ेंगे। एक मिनट अजान हो जाए, मैं आपको ये भी मटेरियल दे देता हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। चल, सो आपको अभी हैंडआउट्स मिल जाएंगे इसके। सो बेसिकली ये आपके पास जो है वो जून 2023 में इस एग्जाम को चेंज कर दिया गया, प्री सीन आ गया एंड एवरीथिंग चेंज। अच्छा, अब अगर मैं तुम्हें सिलेबस कंटेंट की बात करूँ ना, तो इस पूरे एरिया के बेसिकली दो दो चीजों में डिवाइड हुआ। यानी इस एग्जाम को आपके एग्जामिनर ने जो है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड किया है। ऑल्दो ये दो हिस्से सबसे पहले इसी में इंट्रोड्यूस हुए थे,
और फिर अब जो है वो इसको बाकी सारे एग्जाम्स के अंदर भी इंकॉर्पोरेट करवा दिए गए। द फर्स्ट पार्ट इज द टेक्निकल एरिया। ठीक है, इस टेक्निकल एरिया के अंदर आपके 80% ऑफ द एग्जामिनेशन पोर्शन टेस्ट होता है। टेक्निकल पार्ट, इसमें इसको 80% मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अच्छा, अब टेक्निकल पार्ट ही वो चीज है जिसके लिए आपको क्लासेस लेनी है। अभी हमारे तकरीबन 70-60% ऑफ द क्लासेस इज ओनली फॉर द टेक्निकल पार्ट। रिमेनिंग क्लासेस जो होंगी हमारी 30-40% वो हमारे प्रोफेशनल पार्ट के लिए होंगी। अच्छा, अब टेक्निकल पार्ट में हमारा क्या है बेटा, स्ट्रैटेजी है, लीडरशिप एंड कल्चर है, ये टॉपिक्स के नाम। ठीक है, हर टॉपिक ना 3-3, 4-4, 2-2 हैंडआउट्स में डिवाइडेड होगा। स्ट्रैटेजी, लीडरशिप, इंटरनल कंट्रोल्स, ऑडिट, एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डाटा एनालिटिक्स, स्टेक होल्डर्स, एजेंसी, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारा का सारा एरिया आपका टेस्ट होगा। दिस इज बेसिकली द टेक्निकल साइड, जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये 80% ऑफ द एग्जाम है आपका एक्चुअली। यानी इसके बगैर, यानी इसको मैं ये कह सकता हूँ दीज आर द टूल्स इन ऑर्डर टू गो ऑन विद द एग्जामिनेशन। ये टूल्स है जो आपके पेपर को सॉल्व करने में मदद करेंगे। अच्छा, इन टूल्स के बाद हमारा एक और एरिया आता है जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल स्किल। यानी द अदर साइड ऑफ द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी द प्रोफेशनल प्रोफेशनल पार्ट। और ये जो प्रोफेशनल पार्ट है ये डिवाइडेड है 20% मार्क्स। ये जो प्रोफेशनल पार्ट है ना, इसको इन्होंने 20% मार्क्स में डिवाइड किया। यानी आप यूं समझ लें कि हमारे पास 80% इज द टेक्निकल साइड एंड 20% इज द प्रोफेशनल साइड। लेकिन ये दोनों साइड्स ना आइसोलेशन में नहीं है। यानी ऐसे नहीं हो सकता कि अगर मैं 80 कर रहा हूं तो 20% नहीं भी आएंगे तो खैर, नहीं हो सकता ऐसा। और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 20% हासिल कर रहा हूँ और 80% नहीं भी आ रहे तो कोई मसला नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी अगर आप 80% मार्क्स गेन कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है आप ऑटोमेटिकली 20% भी गेन कर रहे हैं। अच्छा, ये बात आपको वैसे समझ आनी चाहिए, बिकॉज अगर आपने प्रोफेशनल का कोई भी और एग्जाम दिया है तो आपने उस एग्जाम के अंदर भी ये 20% या कुछ ना कुछ कम ज्यादा देखा होगा। और ये 20% मार्क्स वही 5 स्किल है जो आपने और किसी जगह पे भी देखे हैं, जिसको हम बेसिकली 5 प्रोफेशनल स्किल्स में डिवाइड करते हैं, और ये कहलाते हैं एनालिसिस, इवैल्यूएशन, कम्युनिकेशन, स्केप्टिसिज्म एंड कमर्शियल एक्यूमेंट स्किल। अच्छा, अब सर ये 80% और 20% ऑब्वियसली आइसोलेशन में नहीं है। अच्छा, ये एनालिसिस क्या होता है, वैल्यूएशन क्या होता है, ये कमर्शियल एक्यूमेंट क्या है, स्केप्टिसिज्म कैसे हो सकता है, और ये कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? इसमें हर स्किल पूरे एग्जाम में टेस्ट होगा। यानी ऑल 5 स्किल्स आर गोइंग टू बी टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन, नंबर 1। अच्छा, अगर हर स्किल, तुम्हारी मैथ्स कितनी स्ट्रांग है देखता हूँ, अगर हर स्किल सारे एग्जाम में टेस्ट होगा तो इसका मतलब है कि 5 स्किल्स 20 मार्क्स, हाउ मेनी मार्क्स फॉर 1 स्किल? 4 मार्क्स। तो हर स्किल 4 मार्क का टेस्ट होगा। कोई भी स्किल रिपीट नहीं होगा, कोई भी स्किल रिपीट नहीं होगा। अच्छा, पहले पता क्या होता था? पहले होता था कि 5 स्किल्स में से कोई सा भी स्किल टेस्ट हो सकता है, कभी दो हो जाते थे, कभी रिपीटेटिवली 3 स्किल, एक ही क्वेश्चन 1 में भी स्केप्टिसिज्म है, क्वेश्चन 3 में भी स्केप्टिसिज्म। अब एक बच्चे को स्केप्टिसिज्म लगाना नहीं आता तो नहीं गया एग्जाम में, वो 80% भी गया और वो 20% भी गया और दोबारा अटेम्प्ट में बैठ गया। इस एग्जाम में मैंने बच्चों के 96 भी बताए, आपको 95 भी बताए, 94 भी बताए। मैं आपको ये भी बता दूं दैट आई नो स्टूडेंट्स गेटिंग 23 24% मार्क्स। कैन यू इमेजिन? 23-24% मार्क्स, जिसने पूरी पूरी क्लासेस भी ली। तो सर, हाँ जी, पता है।
सही। सो हमारे जो मार्क्स है आइसोलेशन में नहीं है, और ये 5 प्रोफेशनल स्किल्स जो है वो टेस्ट होंगे आपके पूरे एग्जाम में। अच्छा, फिर उसके बाद things you should know about the SBL exam. The examiner will test by letting you know 4 different things. अच्छा, अब इस पूरे एग्जाम में ना सबसे पहले जैसे आप एग्जाम में उतरेंगे, पहले कदम आपने एग्जाम में रखा, आपने सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में कदम रखा, आपके एग्जाम की स्क्रीन पे एक चीज आएगी जिसमें आपको सबसे पहले ना 4 चीजें आइडेंटिफाई करनी है, और ये 4 चीजें आप अभी फर्स्ट ही क्लास में मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, आप आइडेंटिफाई कर लो। उधर 4 चीजें क्या है? नंबर वन, हु यू आर। इस पूरे एग्जाम में यू आर गोइंग टू वेयर अ हैट ऑफ अ रोल ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन जो कि आपको दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जा सकता है यू आर एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट, मेरे साथ ऑनलाइन वाले मौजूद है ना बेटा? यू आर एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट। या आपसे कहा जा सकता है यू आर एन इंटरनल पर्सन फ्रॉम एन इंटरनल मैनेजमेंट। या आपसे कहा जा सकता है यू आर एन इंटरनल ऑडिटर। या आपसे कहा जाता है यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी। या आपसे कोई डायरेक्टर का रोल दिया जा सकता है, या आपसे कोई ऑडिटर का रोल दिया जा सकता है, आपसे कोई एक्सटर्नल कंसल्टेंसी फर्म के बारे में बता के कोई रोल दिया जा सकता है। आपको एक स्पेसिफिक रोल मिलेगा इस पूरे एग्जाम के अंदर। और जो एक स्पेसिफिक रोल आपको इस पूरे एग्जाम के अंदर मिलेगा वो आपने आइडेंटिफाई करना होगा हु यू आर से। अच्छा, कुछ एग्जाम में 99% या मैं सेफ साइड 95% ऑफ द टाइम आपका रोल एक ही होगा। यानी आपको बोल दिएगा यू आर एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट, यू आर एन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट हेड, you are the manager of finance, you are the manager of marketing, you are the strategic manager, you are this, you are that. So you are going to get a role. Who you are, you will be getting a role. Let's suppose आपके पास जो है वो एक रोल हो सकता है as an external consultant। आपके पास एक इंटरनल मैनेजेरियल रोल हो सकता है, एक्सेट्रा। या कोई भी और रोल आपका मेन हो सकता है, नंबर वन। फिर आपको ना एग्जाम में ये कहा जाएगा दैट यू आर कम्युनिकेटिंग टू, लेट्स सपोज द सीईओ ऑफ द कंपनी। आपसे कहा जाएगा whom you are communicating to, so you might be communicating to the CEO of the company, you might be communicating to the directors of the company, you might be communicating to the external stakeholders। या आपको जो है वो लेट्स सपोज गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करने को कहा जाएगा। यानी आपसे कहा जाएगा यू आर एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट and you are communicating to, or you are writing XYZ to the board of the to the board of the directors of the company, or to the chief executive officer of the company। तो आपसे आपका भी एक रोल होगा, और आपसे कहा जाएगा कि आप जिसको लिख रहे हो उसका भी एक नाम दिया जाएगा, उसका भी एक किरदार दिया जाएगा, उसका भी एक 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 ऑब्जेक्टिव आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो याद रखना बेटा, इस पूरे एग्जाम के अंदर सबसे पहले तो यू यू हैव टू आइडेंटिफाई हु यू आर, फिर यू हैव टू आइडेंटिफाई whom you are communicating to, फिर यू हैव टू आइडेंटिफाई which प्रोफेशनल फॉर्मेट इज टेस्टेड। अच्छा, अब यार इस पूरे एग्जाम का एक दुनिया का सबसे बड़ा ब्लंडर कोई कर सकता है तो वो ये इस एग्जाम में किया जा सकता है। मैं आपको अगर ये कहूं कि इस एग्जाम में आपको फॉर्मेट्स याद करने हैं, और आप मुझे एग्जाम दिन आके अगर ये कहते हैं ना कि सर मेरा पेपर तो अच्छा हुआ, मुझे बस ये बता दे अगर मैं पेपर में फॉर्मेट्स भूल गया तो एग्जामिनर कितने मार्क्स काटेगा, तो जब मैं मेरा दिल करे मैं चमाड़ मारूं, बल्कि चमाड़ भी छोटा बड़ा गोली मार दी जा। यानी डे वन पे मैं आपको बता रहा हूं देर आर सम प्रोफेशनल फॉर्मेट्स। आपको बोला जाएगा यू आर एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट, राइट अ रिपोर्ट, फॉर्मेट है। राइट अ प्रेस रिलीज, फॉर्मेट है। मेक अ प्रेजेंटेशन स्लाइड, फॉर्मेट है। राइट अ मेमो, फॉर्मेट है। राइट एन ईमेल, अ ड्राफ्ट, राइट अ लेटर। ये फॉर्मेट आपको याद करना। डे वन से आपने अपने दिमाग में फॉर्मेट्स बैठा लेने। कुछ फॉर्मेट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और उन फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंगली अपने पूरे एग्जाम को स्ट्रक्चर कर।
हर क्वेश्चन के अंदर यू हैव टू फॉलो अ स्पेसिफिक फॉर्मेट गाइडलाइन। हर क्वेश्चन में एक फॉर्मेटिंग दी जाएगी, उस फॉर्मेटिंग को आपने सॉल्व करना है, उस फॉर्मेटिंग को आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मेटिंग हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ प्रेस रिलीज, इन द फॉर्म ऑफ लेटर, मेमो, ड्राफ्ट, प्रेजेंटेशन, स्लाइड, ईमेल, प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस तरह की और एक दो फॉर्मेट्स हैं जो आपको याद करना है। मैं भी आपको फॉर्मेट्स का हैंडआउट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहली चीज हमें पता चलनी चाहिए कि आप कौन है। दूसरी चीज हमें पता चलनी चाहिए कि आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तीसरी चीज हमें पता चलनी चाहिए कि किसका कौन सा फॉर्मेट टेस्ट हो रहा है। और चौथी चीज जो हमें पता चलनी चाहिए वो है विच प्रोफेशनल स्किल्स आर टेस्टेड इन द एग्जामिनेशन, एंड देयर आर ओनली 5 प्रोफेशनल स्किल्स ऑफ 20 मार्क्स, जो कि 4 मार्क्स ईच का टेस्ट होता है पूरे एग्जाम के अंदर। अच्छा, अब मेरा तुमसे सवाल है, सर इन प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में आपने पहले भी देखा हुआ है, हाँ या ना? पहले सुना है इसके बारे में? जिसने पी सीरीज का कोई और एग्जाम दिया उसने सुना होगा। आपने इस प्रोफेशनल स्किल्स का, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? एनालिसिस क्या होता है? वैल्यूएशन क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? एनी वन ऑफ यू? हम्म, बताइए। कम्युनिकेशन जैसे कि कितने अच्छे वे में हम कंपनी को इंटरनल से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, कितने अच्छे वे में हम एग्जामिनर से कम्युनिकेट कर। एनी वन एल्स? कोई और स्किल? रिपोर्ट तो उस पे कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ओके, ठीक है। अपनी बात समझा पा रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। चले मैं आपको उसको एक एक करके बताता हूँ। देखिए, एग्जामिनर आपसे कहता है यू आर एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट, इस वक्त मुल्क के हालात खराब हो गए। एग्जामिनर आपको एक स्टोरी लाइन डेवलप करेगा। यार मुल्क के हालात खराब हो गए हैं, इस वक्त जो है वो कंपनी जो है वो इस वक्त अपने डाउनफॉल में है, रिसेशनरी फेज से गुजर रही है, इन्फ्लेशन का हिट आया हुआ है कंपनी के ऊपर, कंपनी बहुत इस वक्त निग्लेक्टेड फील कर रही है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रही है। आपसे कहता है, आप एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट है, आपसे कहा जाता है कि आप जो है वो एक्सटर्नल कंसल्टेंट होने मतलब कंपनी के बाहर मौजूद है, और आपसे कंपनी का डायरेक्टर एक रिपोर्ट मांग रहा है कि हम सोच रहे हैं कि हम अपने प्रेमिसेस को यहां बंद करें और किसी और एरिया के अंदर जाके हम अपने ऑफिस को, हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करें। अब जब आपसे ये कहा जाएगा ना, तो आपको उस एरिया की कुछ फाइनेंशियल और कुछ नॉन फाइनेंशियल बातें बता दी जाएंगी। यानी आपसे कहा जाएगा कि उस एरिया पे जिस कंपनी को हम एक्वायर करने जा रहे हैं ना, उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ ऐसा कहते हैं। आप एग्जाम में पता है क्या करोगे? एग्जामिनर आपसे कहता है एनालाइज करो इस सिचुएशन को। कहेगा यू आर एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट, राइट अ रिपोर्ट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एनालाइजिंग द प्रोजेक्ट that the company is considering investment into, analyze it with the perspective of financial and non financial factors। अब आपको सीधी सीधी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दी गई हो। एनालिसिस का मतलब होता है कि आप इसे अपनी जबान में समझाओ, आप इसे लेमैन जबान में समझाओ। अब लेमैन जबान में कैसे समझाया जाता है? फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो, अब वो नॉर्मली क्या करता है, वो आपको अपने रेशो दे देता है, हमारी कंपनी के रेशो जो कि बुरे होते हैं, और दूसरी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देता है। मिसाल के तौर पे वो आपको देता है मेरी कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल है 12%, दूसरी कंपनी का वो आपको क्या दे देगा, प्रॉफिट दे देगा और कैपिटल की अमाउंट दे देगा, एक्सट्रैक्ट दे देगा बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के। वो आपसे कहता है हमारी कंपनी का रोस है 8%, आपको दे देगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, आपको दे देगा कैपिटल, आपको दे देगा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स या जो है आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और आपको बोलेगा कि भाई इसमें मुझे निकालो, बताओ क्या है। अब आप जब कैलकुलेशन करोगे तो जैसे तुम लोग एनालिसिस करते हो ना रेशो में, F7 में, आई डोंट नो SBR में है या नहीं, लेकिन F7 में तो है। तो F7 में जब तुम लोग रेशियो एनालिसिस करते हो तो उसमें क्या लिखते हो? तुम डिनोमिनेटर से शुरू करते हो। तुम ये लिखते हो कि यार देखो इसके इसके फाइनेंशियल रीजन ये हो सकते हैं, इसके नॉन फाइनेंशियल रीजन ये हो सकते हैं। फिर एक मिसाल मैं तुम्हें देता हूँ, मुझे याद है एक एग्जाम में एक सवाल आया था कि एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, वो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है ना प्लेन एरिया पे रोड कंस्ट्रक्शन करती थी। अब वहां पे गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन करना शुरू कर दी।
तो इस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कहा कि हमें एक माउंटेनियस एरिया मिला है जहां पे हम अपनी कंस्ट्रक्शन को, हमारे पास एक प्रोजेक्ट है वहां पे, वहां की गवर्नमेंट ने हमें अप्रोच किया है कि आप हमारे रोड आके बनाओ। आपसे कहा गया यू आर एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट, एनालाइज दिस सिचुएशन, राइट अ रिपोर्ट टू दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। आप जब रिपोर्ट लिखने बैठे ना, तो बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने कहा यार रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, हमारा एक्सपीरियंस भी है, कर दो कर दो कर दो कर दो। एग्जामिनर आंसर में पता है क्या लिखता है? एग्जामिनर कहता है मैंने तुम्हें कहा था एनालाइज करो, तुमने नॉन फाइनेंशियल रीजन में तुम्हें ये बात लिखनी चाहिए थी कि क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस प्लेन एरिया में रोड बनाने का है, तो तुम्हारे पास वो मशीनरी नहीं होगी जो माउंटेनियस एरिया में माउंटेन को काटने के बाद रोड बनाती। तुम्हारी मशीन और उस मशीन में जमीन आसमान का फर्क। तुम्हें केक काटने वाली नाइफ से अगर आज लेट्स सपोज प्याज काटने बैठ जाओगे तो वो नहीं करेगा काम। तो ये जो एनालिसिस स्किल है ना, दिस इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड इन योर ओन वर्डिंग, एज पर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। एनालिसिस में आप उसी सिचुएशन को जो कि सामने नजर आ रही होती है, छुपी हुई होती है, उसी सिचुएशन को आप एनालाइज करते हो, आप अपने लफ्जों में अपने अल्फाजों में बयान करते हो कि इस सिचुएशन के अंदर अच्छा क्या है बुरा क्या है। नंबर वन। नंबर टू है आपके पास एवेल्युएशन स्किल। बहुत सिंपल बात है भाई, आपसे कहा जाएगा यू आर एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट, राइट, मेक अ प्रेजेंटेशन स्लाइड आइडेंटिफाइंग द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ कन्वर्टिंग अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ लिस्टेड वन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ कन्वर्टिंग अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ लिस्टेड वन। अब आप प्राइवेट कंपनी को एक लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट करने जा रहे हो। अच्छा, आप प्राइवेट कंपनी को एक लिस्टेड कंपनी में कन्वर्ट करोगे ना, तो आप उसके बेनिफिट बताओगे कि भाई हमारे पास शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, हमारे पास लोग बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारे पास जो है ना वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, हम बड़े बड़े रिस्क ले सकते हैं, हमारा रिस्क एम्बेड बढ़ जाएगा, हमारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सारी और चीजें आएंगी। बट एट द एंड ऑफ द डे आपने ड्रॉबैक भी बताने हैं और एक कंक्लूसिव रिमार्क देना है, एक कंक्लूजन देना है कि भाई देखो दिस इज द, दीज आर द बेनिफिट, दीज आर द ड्रॉबैक्स। मुझे ऐसा लगता है कि यार इसके ड्रॉबैक्स इसके बेनिफिट से ज्यादा है, तो मत करो ये, मत करो ये इन्वेस्टमेंट। एवैल्यूएशन दोनों को वे अप करना, इज इट गुड टू गो फॉर दिस प्रोजेक्ट या बैड टू गो फॉर द प्रोजेक्ट। फिर तीसरी चीज है आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब देखिए, मैं मिसाल देता हूं मैं आपको। मैं आज, मैं लेट्स सपोज अगर मुझे आज किसी सीईओ को ईमेल लिखनी हो, ठीक है, तो मैं पता है कैसे लिखता हूँ हमेशा। मैं लिखता हूँ मिस्टर सीईओ, जो भी नाम है इसका, एक्स वाई जी, इट हैज बीन फाउंड दैट योर कंपनी इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। जैसे मैंने अभी रिसेंटली ना एक सीईओ है कंपनी का, उनको एक ईमेल लिखी, तो मैंने कहा योर कंपनी इज वन ऑफ द बेस्ट क्लाउड बेस्ड एचआर कंपनी इन पाकिस्तान, नॉट ओनली प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द लोकल कम्युनिटी बट ऑल्सो एम्बार्गिंग एन एलिमेंट ऑफ एथिक्स एंड ये वो, बटरिंग 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 की। उसके बाद मुद्दे पे पहुंचा। मुझे अगर किसी फाइनेंशियल्स जानने वाले बंदे को ईमेल लिखनी होगी ना, तो मैं न्यूमेरिक टर्म में बात करूंगा। मैं बोलूंगा इट सीम्स दैट योर कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अबव द मार्केट एवरेज, हाउएवर योर डेट डिपेंडेंस हैव मोर concerning impact. The point to remember, or the point of concern over here, is the interest cover ratio that everyone from the stakeholder perspective would। ये बात सीईओ को नहीं लिखता मैं, ये बात मैं सीएफओ को लिख। कम्युनिकेशन स्किल में देखो, जब वो तुम्हें कहता है ना यू आर एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट, राइट एन ईमेल टू द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो तुम्हारे लफ्जों में, तुम्हारी ईमेल में, तुम्हारी बातों के अंदर ये बात झलकना जरूरी है कि तुम्हारी तमाम की तमाम बातें जो होंगी वो न्यूमेरिक टर्म में ज्यादा होंगी। तुम जब मार्केटिंग के बंदे को लिख रहे होते हो तो तुम्हारी कंपैरेटिव मार्केटिंग वैल्यूज दी हुई होनी चाहिए। तुम जब फाइनेंस के बंदे को लिख रहे होते हो तो तुम्हें सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे बोलना पड़ेगा। तुम जो है वो सीईओ को लिख रहे हो तो तुम्हें थोड़ा सा बटरिंग एलिमेंट से कुछ चीजों को गुजारना पड़ेगा। तुम्हें सबसे पहले इन एरियाज को फोकस करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर तुम अपने आंसर को कंप्लीट करोगे, कम्युनिकेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमर्शियल एक्यूमेंट। मैं तुम्हें कहता हूं, मुझे एक छोटी सी बात समझा दो, तुम्हें कमर्शियल एक्यूमेंट की पूरी बात समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर तुम्हारे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। यार एक फेवर करते हो तो कि जरा हैंडआउट से ले आए इसको, फोटोकॉपी। हमें तमाम प्रोडक्ट्स की सेल्स दी हुई। लेट्स सपोज प्रोडक्ट ए की सेल है 100, प्रोडक्ट बी की सेल है $200, प्रोडक्ट सी की सेलिंग प्राइस है आपकी $300। मुझे बताओ कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है? यार ये कौन सी प्रोडक्ट अच्छी है? इससे पता नहीं सर चलता। इसे पता नहीं चल सकता, वेरी गुड, कमर्शियल एक्यूमेंट यही तो है।
सर इससे पता नहीं चल सकता। अच्छा, फिर मैंने तुमसे कहा कि यार एक बात बताओ, मैं तुम्हें बताता हूँ तमाम प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट पूरी की पूरी मिला जुला के जो कॉस्ट है ना, वो है इसमें 50, और इसमें है 100, और बेटा इसमें है 310। अब पता चल सकता है? तो बिल्कुल पता है। सर अब मैं तुम्हें बोलता हूँ यार मुझे बताओ प्रॉफिट कितना है। तुमने मुझे कहा कि सर यहाँ पे 50 का प्रॉफिट है, मैंने कहा जबरदस्त। तुमने मुझे कहा सर यहाँ पे 100 का प्रॉफिट है। यार ये 4 हैंडआउट्स हैं आपके पास, ये मैं ऑनलाइन वालों को भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। आधे दे दे दो, 4 डिफरेंट हैंडआउट्स हैं, बस वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तुम हाफ हाफ करके रख दो। ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नंबर सोल्ड। ये दूसरा हैंडआउट नहीं, नहीं ये चारों अलग अलग ले लेना तुम। हाँ, 4 डिफरेंट हैंडआउट है ये, प्लीज काइंडली अपने पास ले रख लें, मैं ऑनलाइन वालों को भेज रहा हूँ। और -10, ठीक है, एक बार आप रख लें पहले। -10, 100, और अब मैं तुमसे बोलता हूं मुझे अगले 2 मिनट में या अगले 2 सेकंड में ये बताओ कि मुझे इस पूरे ग्रुप का जो नेट प्रॉफिट है वो आ रहा है 140। मुझे बताओ मुझे इस पूरे ग्रुप का नेट प्रॉफिट बढ़ाना है, व्हाट टू डू। अगले 2 मिनट 2 सेकंड में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बता दो। को बंद कर देते हैं। वेरी गुड, जबरदस्त, बेहतरीन। सर कह रहे हैं सर सी को बंद कर दे, खत्म करे इस सी को। सर दिस इज अ मुंशियाना अप्रोच, ये बिल्कुल गलत अप्रोच। सी की कॉस्ट कम कर ले, ठीक है, ये सारी बातें सही हैं आपकी, लेकिन ये बोल देना कि सर सी को बंद कर दे, ये कमर्शियल एक्यूमेंट में फेल हो गया। इट नॉट ओनली हार्म गुडविल यार, व्हाट अबाउट द फैक्ट दैट लेट्स सपोज इसकी जो फिक्स कॉस्ट है, इसकी जो फिक्स कॉस्ट है वही 50 रुपए यार, चला के 10 का नुकसान है, ना चला के 50 का नुकसान है। इसकी एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है 50, अगर मैं बंद कर दूंगा तो 25 इसके हिस्से में जाएगा, 25 इसके हिस्से में जाएगा, ये 25 पे आके खड़ा हो जाएगा, 75 पे आके खड़ा हो जाएगा, आप सोचो 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा ग्रुप का। कमर्शियल एक्यूमेंट का मतलब होता है 360 डिग्री व्यू ऑफ द कंपनी। कमर्शियल एक्यूमेंट का मतलब होता है 360 डिग्री व्यू ऑफ द कंपनी। बिल्कुल लिख रहा, 360 डिग्री पूरा व्यू पॉइंट लूंगा मैं, हर प्रिस्पेक्टिव से देखूंगा मैं कंपनी। मैं कंपनी को इस पर्सपेक्टिव से भी देखूंगा कि कंपनी के अंदर जो है वो प्रॉफिट्स कितने आ रहे हैं। मैं कंपनी को इस पर्सपेक्टिव से भी देखूंगा कि क्या चलाने में फायदा है या बंद करने में फायदा है, क्या फिक्स कॉस्ट एलोकेट हो सकती है, क्या फिक्स कॉस्ट की अब हाँ जिस दिन ये लॉस 60 का हो गया ना, मैं कहूंगा बंद कर दो। मैंने कहा और कोई काम नहीं आ रहा ना, बेहतर है बंद कर दो, क्योंकि पहले वेरिएबल नहीं देखेंगे कि वेरिएबल वेरिएबल तो तब आएगी ना जब चलाऊंगा। नहीं देखेंगे ही, अगर वेरिएबल से कंट्रीब्यूशन मार्जिन है इसमें, मतलब वो तो फिर तो होता तो फिर प्रॉफिट में आया था। नहीं, तो फिक्स को तो कवर करेगा ना वो फिर। नहीं बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, अगर तो लेट्स सपोज वेरिएबल कॉस्ट से ही हम लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन ले रहे हैं, लेकिन मैं इसमें कह रहा हूँ लेट्स सपोज हमारा लॉस आ रहा है 60 का, क्योंकि इसका मतलब है नहीं कवर कर रहा फिक्स भी, और फिक्स कॉस्ट 50 है, तो उसका मतलब है फिर हम फेल हो गए, फिर हमें बंद करना पड़े, और कोई ऑप्शन अगर कुछ और नहीं करे काम चले। तो बेटा कमर्शियल एक्यूमेंट का मतलब होता है कि आपने 360 डिग्री व्यू ऑफ द कंपनी लेना, आपने हर प्रिस्पेक्टिव से, जैसे मैंने आपको बोला ना कि एग्जामिनर ने उस क्वेश्चन के अंदर कमर्शियल एक्यूमेंट टेस्ट किया था। एग्जामिनर कहता है कि यार प्लेन एरिया पे आपका पूरा प्रोजेक्ट है, आपने एक प्लेन एरिया का 60% रोड कंस्ट्रक्शन आपके पास है, आप एक नॉर्मल मिसाल के तौर पे कराची के अंदर मेरी एक रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लेकिन मुझे एक नया प्रोजेक्ट मिल रहा है कि मैं कराची में प्रोजेक्ट को क्लोज करूं और मैं चला जाऊं नारायण की तरफ, नारायण में एक रोड बनाना है। मैंने अपना सारा मटेरियल पकड़ा, सारी लेबर पकड़ी, सारी मशीनरी पकड़ी, पहुंच गया। जैसे ही वहां पहुंचा ना, वो पहाड़ ही नहीं कट रहे। अब मैंने प्रोजेक्ट को इनिशिएट क्यों किया, क्योंकि कराची के अंदर मैं लेट सपोज महीने के अंदर 100 करोड़ रुपए कमाता था। मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वाला हूँ, ठीक है, आम आदमी नहीं। मैं 100 करोड़ कमाता था, अब मैं वहां पहुंचा, पता चला सर वहां पे तो नई मशीनरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसकी कॉस्ट ही 500 करोड़ है, इस मशीनरी को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, और डिस्पोज ऑफ करूंगा तो रियलाइज वैल्यू पे जा रही होगी, और रियलाइज वैल्यू बहुत ही कम है, या वो जो वही लॉस आ गया मुझे। तो मेरा कहने का मकसद सारा क्या है कि कमर्शियल एक्यूमेंट एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसमें आप 360, नॉट ओनली फाइनेंशियल 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 प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही है। मैं कह रहा हूँ क्या जबरदस्त बात है यार, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है कंपनी में, तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चलेगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है प्रोजेक्ट में, लेकिन पता चला एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट होने के बावजूद हम नुकसान में, हमें नॉन फाइनेंशियल इंपैक्ट नजर आता। मैं ऐसी एक कंपनी को जानता हूँ जो अपने प्रेमिसेस किसी मुल्क में चलाती है, मैं एक कंपनी नाम नहीं लेता क्योंकि यूट्यूब पे भी जाएगा, तो
वो अपने प्रेमिसेस एक मुल्क में चला रही है, वाकई मैं जानता हूँ। उस कंपनी को जब हम ऑपरेट करते हैं ना पाकिस्तान में, इट्स एन इंटरनेशनल कंपनी, तो उसका प्रॉफिट आता है करोड़ों में, करोड़ों में। जब हम उसको उसके उसके करेंसी के अंदर रियलाइज करवाते हैं ना, यानी हम उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उसकी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो उतना प्रॉफिट बनता है जितना वहां पे एक गाड़ी खरीद सकते, एक गाड़ी। ठीक है, गाड़ी अच्छी वाली, लेकिन एक। तो मेरा कहने का सारा मकसद क्या है कि यार कभी कभी आपने कमर्शियल एक्यूमेंट 360 डिग्री परस्पेक्टिव से कंपनी को इवैल्यूएट करना, प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना। आपको बताना पड़ेगा कि यार इसके अंदर प्रॉफिट ये नजर आ रहा है, इसके अंदर फाइनेंशियल वायबिलिटीज ये नजर आती है, नॉन फाइनेंशियल एरियाज मुझे ये नजर आ रहा है। सो यू हैव टू सी इट विद एवरी सिंगल परस्पेक्टिव। यहां तक बात सबको क्लियर होती है? अच्छा, अब ये मेरा सवाल है तुमसे। अच्छा, प्री सीन पे आने से पहले ना मैं तुम्हें एक चीज और दिखा दूं। मैंने तुम्हें जो कहा था ना कि हमारे पास एक फॉर्मेट टेस्ट होता है, मैं ये आपको भी दे रहा हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, और ये अभी मैं आपको सामने भी दिखा रहा हूँ। यार ये देखिए, ये जो फॉर्मेट है ना, ये मैंने आपको डे वन पे दे दिया। अच्छा, इससे पहले मैं भूल जाऊं, काइंडली जितने भी बच्चे इस वक्त मौजूद हैं, वो मैं अपना ना यहाँ पे ये नंबर मैंने लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लें। और इस नंबर पे ना आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, इररिस्पेक्टिव अभी आपने रजिस्ट्रेशन की है नहीं की है। अगर आपका इरादा है तो आपने सबसे पहले तो ग्रुप में ऐड होना है, बिकॉज इन सारी चीजों का पीडीएफ आपके पास होगा। तो काइंडली सब बच्चे कितने बच्चे भी ग्रुप पे एडेड नहीं है? क्लास का किया था। हाँ, एक तो ग्लोबल वाला है वो नहीं, एक है जो ऑफिशियल वाला है। भेज देना मैसेज, ये सब न बच्चे नंबर नोट कर लें अपने पास। ये मेरा नंबर है, आपने मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप करना है कि मुझे एसबीएल के ग्रुप में ऐड कर दें। रिस्पेक्टिव आपने रजिस्ट्रेशन किया नहीं की, आपको ऐड होना जरूरी है। ठीक है, ऐड हुए बगैर आपको अपडेट नहीं मिलेगी। और क्योंकि मैंने इस वीक में क्लासेस आपकी ज्यादा रखनी है, तो आपको ये ऐड होना इसमें जरूरी है। इसमें सारे पीडीएफ भी आएगा, और सारी चीजें जो है वो इसी के अंदर मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। सो काइंडली इस नंबर को सबसे पहले नोट कर लें। तो इस पे भी आपने पीडीएफ भेजा है? हाँ। यूट्यूब है ना उसमें है। ठीक है जी, ये नम सबने नोट कर लिया। अच्छा, ये प्रोफेशनल फॉर्मेट्स हैं आपके पास। ठीक है, और ये प्रोफेशनल फॉर्मेट्स आपको टेस्ट होंगे सबसे पहले तो। मैंने आपको इसके अंदर प्रोफेशनल मार्क्स बताया, एग्जिबिट, ये सब चीजें मौजूद है। बट जो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना बेटा, वो है ये फॉर्मेट। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया जाएगा, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, डेट, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूजन, ये रिपोर्ट का फॉर्मेट है। अच्छा, आप मुझे बताओ, सोचो सोचो, इमेजिन करो कि एक बच्चा बाहर निकल कर कहता है सर मैं रिपोर्ट का फॉर्मेट भूल गया। तो एग्जाम कैसे, तो मतलब किया कैसे होगा? बस आप देख लें, यही मेरा भी सवाल है कि किया कैसे हो। और ये ऐसे एक नहीं है, हर अटेम्प्ट में। आज आप लोग कह रहे हो ना कैसे किया होगा क्या होगा, आपकी क्लास से भी निकलेगा। मैं बता रहा हूं, अभी तो ये साइज बढ़ना शुरू होगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूं हर अटेम्प्ट में। कोई ऐसी अटेम्प्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें आप में से किसी एक ने ये ना बोला। एक ऐसा नमूना जरूर होता है। आप इमेजिन करें, मेरे पास एक बच्चा, एक एक बच्चे का ये भी मामला आया कि सर मैं एग्जाम में बैठा और सो गया, सो गया, मुझे नींद आ गई। सर मैं सोच रहा हूँ ईमेल करो एसीसी को कि आपके इन्विजिलेटर ने मुझे उठाया नहीं। मैंने कहा यकीन मानो, क्योंकि तुम मुझे फोन पे बता रहे हो ना, तो मैं तुम्हें इसका जवाब फोन पे दे नहीं सकता। अगर मेरे पास होता मैं चमाड़ मारता। या तू लाख रुपए लगा के सो गया। मतलब आप सोचो कि मैंने लाख रुपए लिए, उस पर बैठ गया। मतलब इमेजिन करें कि नींद कैसे आ सकती थी। ये भी आ जाती है। बोले, बेटा जब तू लाख रुपए लगाएगा ना, तो शायद तुम्हें उस वक्त नाचने को भी बोले तो वो भी कर दोगे। नहीं हो सकता यार, नहीं सो सकता, कौन सो कैसे हो सकता है कि आप सो जाओ। बहरहाल, तो एक नमूना मेरे पास ऐसा भी था जिसने मुझे ये अपडेट दी थी, सर मैं जाके 1.5 घंटा सो गया। ठीक है, और फिर मुझसे पूछ रहा है सर मैं क्या करूं, पास हो सकता हूँ? मैंने कहा अगर लानत होती ना तो वो भी कोई छोटा वर्ड था, खैर। फिर उसके बाद एक ब्रीफिंग नोट होता है। ब्रीफिंग नोट का फॉर्मेट क्या होता है? एफएओ, फॉर द अटेंशन ऑफ सब्जेक्ट, फ्रॉम सब्जेक्ट, डेट, ओपनिंग पैराग्राफ, ये ब्रीफिंग नोट का फॉर्मेट है। फॉर्मेट के बाद क्या डालना है, कैसे डालना है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट लेटर, बट ये है फॉर्मेट, ये हम देखिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना प्रेजेंटेशन स्लाइड से डरते हैं, सर प्रेजेंटेशन पेपर में बनानी पड़ेगी, नहीं बनानी, नहीं बनानी। पता है क्या होगा? एक बॉक्स दिया जाएगा, ये बॉक्स होगा। इस बॉक्स के अंदर ना तुम्हें प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के पॉइंटर डालने होंगे, जैसे हेडिंग होती है ना, ऐसे पॉइंटर डालने होंगे।
उसी के नीचे एक सपोर्टिंग नोट का बॉक्स होगा। उस सपोर्टिंग नोट के बॉक्स के अंदर ना तुम्हें उन पॉइंटर्स को एक्सप्लेन करना है, खत्म। ये करना है पूरा। अब यार सोचो, इसके अंदर भी ब्लंडर मारने वाला ब्लंडर मारता है। पूरी की पूरी कहानी स्लाइड नंबर 1 में लिख के आ गई, हेडिंग भी वही डाल दी, फिर मुझसे आगे पूछते हैं सर सपोर्टिंग नोट्स में क्या लिखना होता है। हालांकि 4 सवाल क्लास में करा दिए, लेकिन नहीं, मैं डे 1 पे बता रहा हूं ना मैं। भाई डे 1 पे ये बात आप दिमाग में बिठा ले। सपोर्टिंग नोट के अंदर you are just going to explain what was basically presented in the presentation slide। जो भी चीज हमने प्रेजेंटेशन स्लाइड में प्रेजेंट की थी बेटा, वो तुम्हें सपोर्टिंग नोट में दिखानी है। इतना ये बात आज समझ आ गई है ना, मतलब ऑनेस्टली ये दिमाग में बैठ गई बात। ये चीज क्लियर है। अगर एग्जाम में 2 बॉक्सेस नजर आएंगे तो एक में पॉइंटर और एक में सपोर्टिंग नोट लिख लोगे ना, भूलोगे तो नहीं ना। बस ये बात दिमाग में आज रख लो, ये चीज के भी मार्क्स है एग्जाम। प्लस सर ये लेटर का फॉर्मेट है। लेटर में एक हिस्सा यहाँ आता है, एक हिस्सा यहाँ आता है, वी विल डिस्कस अबाउट इट जब हम करेंगे। प्रेस रिलीज का फॉर्मेट है जो आता है, और एक आता है पीआईडी के नाम से, ये बिजनेस केस का फॉर्मेट है। मैं इस पे आ रहा हूँ, वीकनेस रिकमेंडेशन आ जाए अगर तो कॉलमनर फॉर्मेट है। मतलब सोचो मैंने बच्चों की तरह ये बना के दिया कि 2 कॉलम होते हैं, एक में वीकनेस लिखो, एक में रिकमेंडेशन लिखो। मुझे एक बच्चा सवाल पूछता है क्लास के अंदर, सर रिकमेंडेशन उसी वीकनेस से लिखना जरूरी है? तो किसकी वीकनेस, अपनी वीकनेस लिखोगे? वो यहां पता भी नहीं चलनी चाहिए। रिस्क एंड मिटिगेटिंग एक्टिविटी वो बाद में पता चलती है। रिस्क और मिटिगेटिंग एक्शन क्या होता है बेटा, ये सब आपने लिखना होता है। फिर आता है एक प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट, पीआईडी के नाम से। ये क्या होता है, कैसे बनाया जाता है? देखो डे 1 पे मैंने तुम्हें ना सिर्फ फॉर्मेट बताया अभी कि इस पूरे एग्जाम के अंदर क्या क्या चीजें कैसे फॉर्मेट आपको एग्जामिनर बोलेगा, प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ पीआईडी, प्रिपेयर एन ईमेल, प्रिपेयर अ प्रेस रिलीज। मैं भी पूरा पेपर दिखाऊंगा। जब मैं तुम्हें पूरा पेपर दिखाऊंगा तुम खुद कहोगे 4 चीजें तुम लोग अभी आज की क्लास में ढूंढ के जाओ। सर हु वी आर पता चल जाएगा, whom we are रिपोर्टिंग टू पता चल जाएगा, हु विच प्रोफेशनल फॉर्मेट इज टेस्टेड पता चल जाएगा, विच प्रोफेशनल स्किल इज टेस्टेड पता चल जाएगा। ये चारों चीजें तुम लोग अभी बता के जाओ। पहली तो एक क्लैरिटी आ जाएगी कि ये फॉर्मेट कैसे टेस्ट हो सकता है। सो दिस इज द फॉर्मेट दैट इज बीन गिवन बाय एसीसी। देख लो भाई कौन कौन से फॉर्मेट टेस्ट होते हैं आज, वंस एंड फॉर ऑल। आज आप सामने देख के चले जाओ, दोबारा बात नहीं होगी। कल की अगली क्लास में हम जो है वो सिर्फ अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। पहली चीज लेटर ईमेल मेमो पता होना चाहिए। रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन स्लाइड, विजुअल एड, ये बेसिकली एक हीट मैप है, रिस्क का टॉपिक है। ये मैं जब रिस्क पढ़ाऊंगा तो उसी वक्त बताऊंगा। ये अभी की अभी आप इसको भूल जाए। ब्रीफिंग नोट्स, ब्रीफिंग पेपर कह लो, ब्रीफिंग नोट्स कह लो, वर्किंग नोट्स कह लो। बा खुदा मैं तुम्हें आज एक इंतहा दर्जे का ब्लंडर बता रहा हूं। एक बच्चे ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा, शेख बिलाल से एसबीएल पढ़ा है, ब्रीफिंग नोट्स का फॉर्मेट देता है, ब्रीफिंग पेपर के बारे में आज तक बताया ही नहीं साथ में। अक्ल के अंदर ब्रीफिंग नोट ब्रीफिंग पेपर में कुछ फर्क है? मुझे आप बताएं, ये सामने लिखा है ना डे 1 पे, इतनी लॉजिक तो आपकी चल सकती है ना। अगर एग्जामिनर रहता है क्या करता है, एग्जामिनर हर पेपर में ब्रीफिंग नोट बोलता है। एक दफा उसने बोल दिया ब्रीफिंग पेपर है, बच्चा कह रहे ये क्या, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो कभी बताया ही नहीं इन्होंने, ये तो डुबा दिया, मैं तो पैसे डूब गए। एक ही बात है यार, ब्रीफिंग नोट ब्रीफिंग पेपर एक ही चीज है। इसको वर्किंग नोट्स भी कहते हैं। खुदा का वास्ते ये तीनों नाम दिमाग में आज ही बिठा लेना, आज ही दिमाग में रखना। पेपर में इस तरह के फजूल सवाल नहीं मुझसे पूछना यार, ये क्या हो गया वो क्या हो गया। मेरी ना क्लास के दौरान थोड़ी सी एक गंदी आदत कह लो या अच्छी आदत कह लो, अगर किसी ने सर हुसैन काजी से पढ़ लिया तो अब वो अच्छी है, मतलब वो आदत गंदी नहीं रहेगी आपके नजरों में। लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता, मेरी थोड़ी सी डांटने की आदत, ठीक है। थोड़ा सा ना मुझे एक आदत है, आई वुड नॉट से जलील करना, बट मुझे आदत है डांटने की। आप पे एग्जाम मेरे सामने अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, मैं आपके क्वेश्चन को पढ़ूंगा, मैं हो सकता है तो मैं बोलूँ अभी बेशरम आदमी ये क्या लिखा है तुमने, अंग्रेजी ये तू देख पढ़ के तो सही क्या लिख रहा है। तो रोना नहीं। मेरे ख्याल में एक दफा ऐसा एक मसला आ चुका है, तो मैं इस वजह से अब हर टाइम में ये बोल देता हूँ भाई रोना नहीं, मतलब रोने का मतलब है नाराज नहीं होना।
यहाँ इज्जत गई, यकीन माने आपका यहाँ से कोई रिश्ता नहीं होना तो क्या भाई, मुझे तो पूरा मामला खराब हो गया फिर। यहाँ इज्जत आई, यहाँ इज्जत गई, बात खत्म। मैं अगले दिन याद भी नहीं रखूंगा कि मुझे, मैंने किसी को ये बोला था और मैंने बहुत बुरी तरह उसको भाई, ये आपकी डांट, आपका फायदा है। मैं आपको बोलूंगा यार ये क्या लिख रहे हो यार, ये इतना पढ़ाने के बाद ये बात लिख रहे हो, तुमने नोट्स रिवाइज किए, तुमने चीजें देखी हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है कि अगर मैं आपको टास्क दूं क्लास के अंदर और आप कुछ ना बैठे में और मुझे एक्सप्लेनेशन दे रहे, सर मैं एग्जामिनर का आंसर पढ़ रहा हूँ। पढ़ ले फिर, तू मुझसे क्यों पढ़ रहा है, चलो जैसे पढ़ने पढ़ा, ताकि पढ़ ले, एग्जामिनर का आंसर पढ़ो, पास कर ले। एग्जामिनर का आंसर पढ़ने से पेपर पास नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस यू राइट योर ओन आंसर। बिल्कुल बेटा। नोट्स और ब्रीफिंग पेपर एक बात नहीं है, मेमोज और ईमेल एक ही बात है, मेमोज और ईमेल एक ही जैसा लिखा जाता है। इस पे बात करेंगे, इस पे भी आप इतनी टेंशन ना लें, मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देना चाह रहा था, वो दिखाना चाह रहा हूँ। प्री सीन मटेरियल के प्रीवियस अटेम्प्ट रेलेवेंट है, मैं सब बताता हूँ, इकरान सब बताता हूँ, 2 मिनट दें। ब्रीफिंग नोट्स, ब्रीफिंग पेपर्स, वर्किंग नोट्स, प्रेस रिलीज आएगा, प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट आएगा। सर ये फॉर्मेट्स आपको दिए हुए हैं, ये देखिए, ये इसने भी वही बातें लिखी है, टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट, ये वही चीजें होती हैं, लेकिन मैंने जरा उसको जरा साफ करके अलग रख दिया, बाकी चीजें हटा दी जिसकी जरूरत नहीं थी। ये देख लें भाई, ये आपके प्रेजेंटेशन स्लाइड है, बुलेट 1, बुलेट 2, बुलेट 3, एक्सप्लेनेशन ऑफ बुलेट 1, बुलेट 2, बुलेट 3, यही बात हुई थी ना हमारी, ये इस तरह आएगा। फिर उसके बाद एक इम्पैक्ट और लाइक्लीहुड रिस्क हीट मैप का फॉर्मेट है, वो बाद में देखेंगे हम इंशाल्लाह। फिर ये देखिए, प्रेस रिलीज कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, अब इन्होंने ये सिर्फ ये लिखे हैं। मैंने जरा कॉलम भी बना दिया है समझाने के लिए कि उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व, मैंने आपको ये वाला भी हैंडआउट दे दिया। ठीक है, ये वाला हैंडआउट भी आपके पास ही मौजूद है। ये सारी चीजें जो है वो आपके एग्जाम में टेस्ट होती है। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ना एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, एंड दैट इज, सर ये हर क्वेश्चन में अलग होता है फॉर्मेट या पूरा पेपर सेम होता है? नहीं नहीं नहीं, हर क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग होगा, हर क्वेश्चन में एक नया फॉर्मेट टेस्ट होगा आपका। ये देखिए यार, चल लेट्स सी। अच्छा, इस अभी ना आपके पास जितने भी पास पेपर्स मौजूद है ना वो पीडीएफ में नहीं आते अब, वो आपके पास एसीसी के पोर्टल पे अपलोडेड होते हैं। अच्छा, जो मैं आपको दूंगा वो स्क्रीनशॉट की फॉर्म में होगा, क्योंकि जाहिर है वो पीडीएफ तो हो नहीं सकता, तो मैंने उसको स्क्रीनशॉट अच्छे से करके उसको पीडीएफ बना के आपको दे दिया। तो किसी ने घबराना नहीं है कि यार ये ऐसे क्यों, हमारे दूसरे पासवर्ड ऐसे होते थे, ये मैं आपको अभी पुराने वाला दिखा रहा हूँ, क्योंकि पुराने वाले पासवर्ड में सिर्फ टाइम चेंज हुआ है। और प्रीसीड, तो प्रीसीड मैं बता दूंगा, पुराने वाले पास पेपर में क्या होता था, ये आपको इस तरह की एक कहानी देता था, यानी ये पूरी कहानी होती थी, इसमें कुछ एग्जिबिट्स होते थे, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है ना देखना, वही है। जरा आप मुझे इसमें, मैं आपको बताता हूँ, यू हैव, कहता है आपसे, मे कंपनी इज अ फैमिली ओन बिजनेस दैट ऑपरेट 8 रेस्टोरेंट्स। देखो इसमें कहीं आपका रोल दिया हुआ होगा, ढूंढे जरा। You have collected and analyzed the following information that exhibit to help. क्या है भाई? हाँ, कहता है they have commissioned you as an independent self employed management consultant। तुम्हें बोलेगा भाई तुम एक इंडिपेंडेंट सेल्फ एम्प्लॉयड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, पता है ये क्या कह रहा है, तुम एक आदमी हो, मैनेजमेंट को कंसल्टेशन दोगे, सेल्फ एम्प्लॉयड। यूके में बड़ा चलता है ये वाला मामला, सेल्फ एम्प्लॉयड, वो रजिस्टर्ड होता है ना वहां पे ऐसे तो ये बेसिकली यू आर एन इंडिपेंडेंट सेल्फ एम्प्लॉयड। आपको पता चल गया आप कौन, नीचे उतरो। कहते हैं प्रिपेयर अ रिपोर्ट, क्या बनाना है भाई, रिपोर्ट। कहता है विच असेसेस एंड अप्रेज द टू ऑप्शंस, अब दो ऑप्शन होंगे, प्रोजेक्ट ए होगा, प्रोजेक्ट बी होगा, बोलेगा ए में लगाऊं पैसा या बी में लगाऊं पैसा। आपने इसके अंदर मुझे बताओ कौन सा स्किल टेस्ट हो रहा है। सर जब दो ऑप्शन है तो एवेल्युएशन ही होगा ना, कोई एक ऑप्शन अच्छा होगा, कोई एक ऑप्शन बुरा होगा, यही टेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब है मुझे पता चल गया हु एम आई, मुझे ये भी पता चल गया हु एम आई, विच प्रोफेशनल फॉर्मेट इज टेस्टेड, मुझे ये भी पता चल गया विच प्रोफेशनल स्किल इज टेस्टेड, लेकिन सर लिखना किसका है। कहता है आपसे द रिपोर्ट शुड अलाउ द बोर्ड ऑफ निबे टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द टू ऑप्शन, किसको लिखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसने लिखना है, आपने, आप कौन है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड एक्सटर्नल कंसल्टेंट, स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट कह लो। अगले पे आओ, राइट अ ब्रीफिंग नोट, किसको लिखना है, बोर्ड। हमने इसमें स्किल कौन सा टेस्ट हो रहा है, कमर्शियल एक्यूमेंट। मुझे बाकी चीजें अभी नहीं दिखाना, मुझे सिर्फ आपको दिखाना है वो चार चीजें, आपको समझ आ रही हैं। सर अगले सवाल पे आए,
सर राइट अ रिपोर्ट फॉर जॉन। अब जॉन कौन होगा, नीचे कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा, कोई ना कोई इसके बारे में बात लिखी हुई होगी कि भाई जॉन डायरेक्टर है, एक्सटर्नल कंसल्टेंट है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, सीईओ है, सीएफओ है, कुछ ना कुछ जरूर हो, जॉन के बारे में हमें पता चल जाए। सर नीचे कहता है रिकमेंडेशन एंड विद जस्टिफिकेशन चाहिए हमें, प्रोफेशनल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर कमर्शियल एक्यूमेंट स्किल। फिर आपसे कहता है कि यार, आपसे कहता है राइट द रिपोर्ट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग। रिपोर्ट लिखनी है, किसको लिखनी है, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वेंचर कैपिटल फॉर द फंडिंग नीडेड, और ये मेरे ख्याल में बोर्ड को लिखना है, टू राइट दिस टू द बोर्ड, ये यहाँ कहीं लिखा हुआ है, जॉन ही को लिखना है हम लोग। ठीक है। और वो कहता है आपसे यहाँ पे स्किल कौन सा टेस्ट, अच्छा ये क्योंकि पुराना है तो इसमें 2 मरतबा कमर्शियल एक्यूमेंट है, अब नहीं आता, अब नहीं आता। पहले भी ये 20 मार्क का ही था, अगर मैं ऊपर से नीचे तक कैलकुलेट करूँ ना तो 20 मार्क्स ही बने। अब हर स्किल एक बार टेस्ट हो, 4 मार्क। फिर सर एनालिसिस बनाना है करंट कल्चर के बारे में, इसमें स्किल कौन सा बताना है भाई, कहता है प्रोफेशनल मार्क्स आर अवेलेबल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग एनालिसिस स्किल्स, अगेन 3 मार्क्स। फिर इसी तरह एक प्रेजेंटेशन स्लाइड बनानी है, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ स्लाइड कवरिंग नोट, आइडेंटिफाई द वीकनेस ऑफ द करंट मैनेजमेंट, और ये भी चीजें बतानी है हमें। और वो कहता है इसमें स्किल कौन सा लगाना है, कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ जो कि इंतहाई 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 इंपॉर्टेंट है। सर वन मोर थिंग, मैं आज आपको ना एक बहुत ही बोल्ड फॉर्म में एक चीज लिख रहा हूं, आप आज अपने दिल दिमाग गुर्दे से बांध ले इस बात। नंबर वन, वैलिड पॉइंट इज इक्वल टू 2 मार्क्स। एक वैलिड पॉइंटर 2 मार्क्स के बराबर है, बट एक एक्सेप्शन है, इफ 2 कॉलम फॉर्मेट इज टेस्टेड। एक ऑडिट का प्यारा सवाल आता है इसमें, कहता है एग्जामिनर रिस्क ता बुधायो, आइडेंटिफाई द रिस्क एंड इट्स इम्पैक्ट, आइडेंटिफाई द कंट्रोल वीकनेस एंड इट्स मिटिगेटिंग एक्शंस। अगर 2 कॉलम का फॉर्मेट टेस्ट हो गया एग्जाम में, तो आपके पास हर वैलिड पॉइंट का, सो 1 वैलिड पॉइंट इज इक्वल टू 3 मार्क्स। एंड इफ 3 कॉलम फॉर्मेट इज टेस्टेड। सर 3 कॉलम फॉर्मेट कौन सा होता है, रिस्क बताओ, उसके इम्पैक्ट बताओ, और मिटिगेटिंग एक्शंस बताओ। तो इसको मिलेंगे, सो 1 वैलिड पॉइंट इज इक्वल टू 4 मार्क्स। अगर एक नॉर्मल पॉइंटर लिख रहे हैं तो 2 मार्क मिलेंगे फॉर 1 वैलिड पॉइंटर। अगर एक ऐसा पॉइंटर लिख रहे हैं जो 2 कॉलम फॉर्मेट पे जा रहे हैं, तो आपको 3 मार्क मिलेंगे फॉर 1 वैलिड पॉइंट। और अगर आपने एक ऐसा फॉर्मेट, एक ऐसा आंसर लिखा है जिसमें 3 कॉलम्स मौजूद है, और एक वैलिड पॉइंट के, आपको मिलेंगे 4 मार्क्स फॉर 1 स्पेसिफिक वैलिड पॉइंट। मेरी बात क्लियर हो रही है, ये आज आप दिमाग में बैठा लें। सो 1 वैलिड पॉइंट इज इक्वल टू 2 मार्क्स जनरली। जनरली आपको एक वैलिड पॉइंट के 2 ही मार्क्स दिए जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, अब इस पे एक बात और सुन, मेरा सवाल ये आता है, सर ये वैलिड पॉइंट क्या होता है, इतनी बातें आपने कर ली, वैलिड वैलिड वैलिड, ये वैलिड पॉइंट क्या होता है। वैलिड पॉइंट होने क्या कुछ, यानी आप यूं समझ लें कि ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, वैलिड पॉइंट इज अ वेल डिफाइंड पॉइंटर explaining the following.
मुझसे सवाल में पूछता है कि इस बिजनेस के हवाले से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट बताओ। अगर मुझे पहली चीज बतानी है ना, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स। पॉलिटिकल क्या होता है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल। सबसे पहला काम मैं पता है क्या करूं? डिफाइन व्हाट द पॉइंट ऑफ कंसर्न। हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे पॉइंट ऑफ कंसर्न है क्या। पॉलिटिकल क्या होता है? पॉलिटिकल का मतलब होता है हर वो चीज जो कि गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड की जाती है और उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर होता है। नंबर टू, इस वेल डिफाइंड पॉइंटर में, इस वेल डिफाइंड पॉइंटर में जब आपने एक चीज को डिफाइन कर दिया ना, अब आप इसको कनेक्ट करोगे विद केस स्टडी। आप इसको केस स्टडी से कनेक्ट करोगे, इस सिचुएशन में पॉलिटिकल एरियाज मुझे ये नजर आ रहे हैं, इस सिचुएशन में पॉलिटिकल हिकअप्स मुझे ये नजर आ रहे हैं, इस सिचुएशन में पॉलिटिकल मसाइल मुझे ये नजर आ रहे हैं। फिर कनेक्ट विद द केस स्टडी, गिव सॉल्यूशन। कि आपको लग जाए कि ये पॉलिटिकली फेवरेबल है या ये पॉलिटिकली अनफेवरेबल है। अगर पॉलिटिकली फेवरेबल है तो क्यों फेवरेबल है डिफाइन करूंगा। मैं मिसाल के तौर पर, गवर्नमेंट ने कहा कि हमने रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर टैक्स कम कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि हमने रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर टैक्स कम कर दिया। अब अगर मैंने रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर टैक्स कम कर दिया तो इसका मतलब है कि ये पॉलिटिकली फेवरेबल है बात। और अगर मैंने रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया तो इसका मतलब है पॉलिटिकली अनफेवरेबल है, बिकॉज मैं तो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हूं। हाँ जी। तो पॉलिटिकली फेवरेबल है या पॉलिटिकली अनफेवरेबल है, हमारी कंपनी के लिहाज से हमने ये बात इसको समझानी है, हमने ये बात इसको देखनी है। ठीक है जी। फिर उसके बाद गिव कंक्लूजन वेयर रिक्वायर्ड। जहां आपसे बोलेगा ना कि कंक्लूड करो, अच्छा, असूलन, असूलन इवैल्यूएशन में कंक्लूजन देना जरूरी है। मैं आप खुद सोचो ना, मैं पॉजिटिव नेगेटिव इवैल्यूएट कर रहा हूं तो मुझे कंक्लूजन तो देना है ना। विदाउट कंक्लूजन तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता ना। तो मुझे कंक्लूजन देना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेटा याद रखना, दीज आर द फोर डिफरेंट एरियाज जो कि एक पॉइंट को वैलिड पॉइंटर बनाते हैं। अच्छा, मतलब एक वैलिड पॉइंट यानी 2 मार्क्स आपको दिलाएंगे। अच्छा, अभी ये बात अभी ना इतनी क्लैरिटी पे नहीं आएगी जब तक मैं लिखना नहीं शुरू करूँ। जब तक मैं एक पास पेपर का सोल्यूशन नहीं करूंगा ना, मुझे अभी ये बात इतनी क्लियर नहीं होगी। बट मुझे ये क्लैरिटी तब आएगी जब मैं इसको लिखना एक्चुअली शुरू करूँ। अच्छा, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, जब वो आपसे कहता है कि आपने जो है वो अब इसके अंदर हमें ये बताना है कि लेट्स सपोज 2 कॉलम फॉर्मेट है। तो जब 2 कॉलम फॉर्मेट होगा तो वो आपसे कहेगा कि भाई सबसे पहले तो इसके अंदर रिस्क बताओ और इसके अंदर रिस्क का इम्पैक्ट बताओ। हो सकता है आपसे ये सवाल पूछे, या वो आपसे बोलेगा भाई यार रिस्क का इम्पैक्ट तो आपने बता दिया, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार रिस्क का इम्पैक्ट के साथ लेट्स सपोज मिटिगेटिंग एक्शन बताओ। मिटिगेटिंग एक्शंस बताओ। तो अगर तो 2 कॉलम है, अगर तो 2 कॉलम पूछा है आपसे, तो आपको मिलेंगे 1 वैलिड पॉइंट इज इक्वल टू 3 मार्क्स। और अगर तो 3 कॉलम है तो 1 वैलिड पॉइंट इज इक्वल टू 4 मार्क्स। यहां तक क्लियर है सबको? जी जी। मैं वैसे 5-10 मिनट के लिए ब्रेक दे देता हूँ, मेरे ख्याल में आप लोग ज्यादा पढ़ लिया आज। अब ये शक्लों पे आना शुरू हो गया। दे रहे 5-10 मिनट का ब्रेक कर ले पहले, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए लेट्स टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक। आप लोग हाथ मुंह धो के आ जाए, फिर उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद हमने बहुत सारी चीजें अपने प्री सीन से रिलेटेड देखनी है, तो वो बहुत जरूरी है। बट आप 10 मिनट का ब्रेक ले लें और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू
वो 15 30 क्लासेस। बना था। हाँ वो जरूरी है, क्योंकि देख, अच्छा मैं एक चीज आपको और बता दूं। एक चीज तो प्री सीन है। सबसे पहली चीज ये कि प्री सीन क्या होता है, जरा इसको भी हम देख लेते हैं, बिकॉज ये भी देखना जरूरी है। इसके बगैर मामला नहीं बनेगा। क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन होता है। जी, मैं बता रहा हूँ इसमें क्या होता है। तो जब एसीसी अपना प्री लॉन्च करता है ना, तो ये आपके पोर्टल्स के ऊपर आ जाता है। और ये जो पोर्टल के ऊपर आपके पास प्री सीन की इंफॉर्मेशन आती है ना, ये कुछ ऐसी होती है। हाँ, सो बेसिकली ये प्री सीन होते हैं। हर अटेम्प्ट का प्री सीन डिफरेंट होगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला प्री सीन जो है वो पिछली अटेम्प्ट के अंदर भी आया और यही वाला प्री सीन इस अटेम्प्ट में भी आया, और हर अटेम्प्ट का प्री सीन अलग होगा। लेकिन हर बच्चे का, आई होप सो सारे ऑनलाइन वाले वापस आ गए, हर बच्चे का प्री सीन अलग नहीं होगा। हर अटेम्प्ट का प्री सीन अलग होगा, हर बच्चे का प्री सीन अलग नहीं होगा। प्री सीन की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास जो मौजूद होगी वो सेम होगी। यानी इनके पास जो होगी, 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 सबके पास जो जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही होगी, दैट इज गोइंग टू बी सेम। अच्छा, अब ये प्री सीन का एक डॉक्यूमेंट है जो कि नॉर्मली 10 से 12 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है। इस 10 से 12 पेजेस के डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है और प्री सीन के आने के बाद हमने क्या करना होता है, ये बहुत जरूरी है समझना यहाँ पे। सबसे पहले तो हमें एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कंपनी के बारे में। इस कंपनी के अंदर बेसिकली, यानी इस पूरे बिजनेस के अंदर क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पे कभी वो इंडस्ट्री दे देता है फुटबॉल की, कोई क्लब की। कभी वो कोई सर्विस सेक्टर के बारे में बता देता है। कभी वो कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दे देता है। कभी वो कोई फिलेंथ्रोपिक इंडस्ट्री दे देता है। कभी वो कोई हॉस्पिटल इंडस्ट्री दे देता है। कभी वो कोई कोई भी एक्स वाई जी इंडस्ट्री वो आपको प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, कंपनी के हवाले से चीजें आपको बताई दी जाएंगी। फिर वो आपको बताएगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। यानी ये फुटबॉल सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ये लेट्स सपोज ये फुटबॉल इंडस्ट्री पे था, तो ये फुटबॉल के स्पोर्ट्स ऑफ फुटबॉल, प्रोफेशनल क्लब्स क्या होते हैं, लीग्स क्या होती हैं, डोमेस्टिक कप्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन क्या होता है, अदर टीम्स क्या होती है, इंडस्ट्री बॉडी क्या होती है, क्लब्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल फेयर प्लेज वगैरह क्या होता है। मीडिया कवरेज दे दी, इंडस्ट्री चैलेंजेस, रिस्क एंड थ्रेट, स्टेक होल्डर्स कौन कौन हो सकते हैं, लीडिंग टीम्स क्या होती है, इनोवेशन क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड। वंस वी हैव रेड दिस, फिर ये आपको देगा आपकी कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जो आपकी कंपनी से रिलेटेड होगा उसमें हिस्ट्री आएगी, टीम्स आएंगे, बोर्ड स्ट्रक्चर आएगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्टेडियम, ट्रेनिंग, कमर्शियल एक्टिविटीज, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और वंस दिस इज डन, फिर ये आपको वेबसाइट दे देगा, मिशन विजन दे देगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे देगा, और अल्लाह अल्लाह खैर से। अच्छा, अब इस सारी इंफॉर्मेशन में अगर मैं इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करूँ, तो देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन के बारे में ये बताएगा। ये इंफॉर्मेशन हर एग्जाम में, अच्छा मुझे इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अभी, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, तो मुझे इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अभी इसको डिटेल में तो नहीं पढ़ना, लेकिन ये आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस तरह प्रोवाइड करेगा। और हर प्री सीन में इस तरह का एक चार्ट जरूर देता है जो कि आपको फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी दिखा जाता है। अच्छा, अब एक बात को गौर से सुनो, सारा गेम इस प्री सीन के ऊपर है। देखो, इस प्री सीन के बाद क्या होगा, इस प्री सीन को जब हम पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहली क्लास तो होगी हमारी इस प्री सीन को थॉरोली रीड करें। और मैं तुमसे पता है क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा यार हो सकता है इसके अंदर पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है एक मेंडलो मैट्रिक्स मॉडल का सवाल आ जाए। या मैं तुम्हें बोलूंगा कि यार हो सकता है इस प्री सीन को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास एक रिस्क का सवाल आ जाएगा। या मैं आपसे कहूंगा कि हो सकता है आपके पास इंटरनल ऑडिट का सवाल आ जाए, हो सकता है कंट्रोल्स का सवाल आ जाए, हो सकता है रिस्क का सवाल आ जाए, हो सकता है मैनेजमेंट का सवाल आ जाए, हो सकता है एक्स वाई जी मॉडल का सवाल। एक बात और सुन लो, इस पूरे एग्जाम में मॉडल्स बहुत सारे मौजूद हैं। मैं एक दो के नाम लेता हूं तो आपको क्लैरिटी आएगी। मेंडलो मैट्रिक्स मॉडल है, रिस्क हीट मैप, तारा मैट्रिक्स मॉडल है, एंसॉफ ग्रोथ वेक्टर मैट्रिक्स मॉडल है, बॉस्टन कंसल्टिव ग्रुप के नाम से एक मॉडल है, पेस्टल मॉडल है, सॉर्ट एनालिसिस है, पॉटर डायमंड मॉडल है, पॉटर फाइव फोर्स मॉडल है। आपने वो तमाम F1 वाली चीजें जो पढ़ी होंगी ना, यहाँ पे अब आपको उसकी एप्लीकेबिलिटी नजर आ रही है। यहाँ पे तकरीबन 15 से 16 से 20 मॉडल मौजूद हैं जो आपको बाय बाय डिफॉल्ट दिल में बिठाने हैं। उसके याद नहीं करना, बट आपको पता होना चाहिए फिंगर टिप पे पॉटर फाइव फोर्स में 5 फोर्सेस कौन सी है, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के जो 6 कैपिटल है वो कौन से, मेंडलो मैट्रिक्स मॉडल के 4 डब्बे हैं, क्या होता है उसके अंदर, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये मैं ज़ाहिर है याद करूंगा। अच्छा, अब गिमिक,
देखिए मैं आपको ना सारे नोट्स प्रोवाइड करूँ, हर चीज पहले हम ना थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। मेरे तमाम नोट्स आपके ग्रुप के लिंक में ऐड हो जाएंगे, जैसे आपके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेसेस कंप्लीट होना शुरू हो जाएंगे ना, तो इनसे जब इनकी तरफ से आता है कि सर अब आप जो है ना वो अपलोड कर दे, तो आपको ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मेरे नोट्स की एक लिंक मिल जाएगी, जो कि सारे ऑल्दो जो फिजिकल क्लासेस ले रहे हैं उनको तो मैं हैंड आउट दिया करूँ, लेकिन जो लाइव क्लासेस ले रहे हैं उनको मैं उसी वक्त फॉरवर्ड करूंगा। किसी ने पहले ही देखना है नोट्स, आप वहां पे जाओ, वहां जाके देख लो। नंबर वन। नंबर टू, यार मेरी ना थोड़ा सा एक आदत है एक्स्ट्रा काम करने की। मुझे अपना याद आता है कि जब मैं एसीसी के एग्जाम के पेपर्स एग्जामिनर आंसर पढ़ता था ना, मैं थोड़ा सा ना सोचता था, बोलता किसी को नहीं था ये बात, कि अगर ऐसा मैंने लिख लिया होता ना तो मैं तो इस दुनिया से बाहर था, ऐसा तो मैं नहीं लिख सकता। और फिर मैं सोचता था कि यार मेरे सर ने जो पढ़ाया ना, अगर मैं उनको बोलूँ ना ऐसा लिख दो, मेरे ख्याल में वो भी नहीं लिख सकता। ठीक है, और इंग्लिश के पेपर में ऐसा लिख दूँ, ये तो कोई नहीं कर सकता। तो मेरी एक ना आदत है, मैं एग्जामिनर के आंसर को पढ़ता हूँ और मैं अपना आंसर बनाता हूँ। सारे के सारे पास पेपर जो आप सॉल्व करोगे मेरे साथ, तमाम के तमाम पास पेपर, उन तमाम के तमाम पास पेपर का आपको मेरा रिटन आंसर मिलेगा। मैं सारे के साथ, क्योंकि देखिए मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो मुझे पता है कि मैंने एक चीज को कैसे समझाया। अब मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा उसी चीज को अपने आंसर के फॉर्मेट पे देखे। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने एक काम किया था और जो कि बहुत ही इफेक्टिव रहा है। मैं जब बच्चे को पास पेपर लिखने को देता हूँ ना, तो इनिशियली उसके लिए लिखना मुश्किल होता है, तो मैं क्या करता हूँ, सारे पास पेपर का पॉइंटर फॉर्म में आंसर देता हूँ पहले। मैं कहता हूँ तू पढ़ ले एक बार, सारे पॉइंटर फॉर्म में पढ़ ले, अच्छा ये चार पॉइंटर लिखने थे, अच्छा इसको एक्सप्लेन करना है, अच्छा ये चार एरियाज है जिसको मुझे बताना चाहिए था, पॉइंटर दे दिए। अब मैं कहता हूँ इसको पूरा सॉल्व करो। तुम पूरा सॉल्व करते हो, अब मैं कहता हूँ ये लो मेरा फुल फ्लेज आंसर, रिकमेंडेड आंसर। फिर तुम मेरा रिकमेंडेड आंसर पढ़ते हो, फुल फ्लेज आंसर तुम मुझे भेज दो, मेरा रिकमेंडेड आंसर तुम पढ़ते हो, मैं तुम्हारा फुल फ्लेज आंसर चेक करता हूँ, मेरा रिकमेंडेड आंसर तुम पढ़ते हो, तुम दोनों को कंसोलिडेट करते हो, जबरदस्त किस्म का आंसर निकल आता है। ये हर पास पेपर में होगा। एवरी सिंगल पास पेपर यू आर गोइंग टू गेट अ पॉइंटर आंसर, जो कि तुम्हें लिखने की इनिशिएशन स्टार्टिंग पॉइंट देगा। एंड देन यू विल गेट अ फुल फ्लेज आंसर, जिसके अंदर एग्जामिनर जिसको मार्क मार्क करता है ना, जैसे मार्क करता है, इंट्रोडक्शन भी, फॉर्मेट भी बना हुआ होगा, हर चीज जैसे मैंने पेपर में बैठ के आंसर, यानी आपका हर एग्जाम जो होता है उसको मैं 3 घंटे 15 मिनट में खुद सॉल्व करता हूँ। उसका एक सजेस्टेड आंसर मैं बनाता हूँ, उस सजेस्टेड आंसर को प्रिंट आउट करने इनको देता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई अब मैंने अगले अटेम्प्ट में बच्चे को देना है। यानी 10 to 12 पास पेपर, वट एवर पास पेपर वी आर गोइंग टू डू, मैं आपको उसका आंसर। अच्छा सर क्या आपका आंसर एग्जामिनर से अच्छा है? नहीं। सर क्या आपका आंसर एग्जामिनर से बुरा है? नहीं। सर तो है क्या उसमें, एग्जामिनर से अलग क्या है? एग्जामिनर से अलग है इजी वर्डिंग, पॉइंटर वही होंगे, बस वर्ड अच्छा हो, आसान हो, जो हम लिख सकते, जो हम बोल सकते, जिसमें 50 आ सकते, जिसमें आप पास हो सकते। नंबर वन। नंबर टू इज, देखिए हम मेरा ना सेशन कराने का या इसको चलाने का ना एक छोटा सा तरीका है जो कि मुझे बड़ा इफेक्टिव लगा है हमेशा से, एंड आई बिलीव कि वो आपके लिए भी फायदेमंद होगा। सबसे पहली चीज तो ये ना, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमारे थ्योरी के एरिया को कवर करें। हम सबसे पहले ना थ्योरी को कवर करेंगे। अब इस थ्योरी में स्ट्रैटेजी आता है सबसे पहले, फिर लीडरशिप है। स्ट्रैटेजी के चार पार्ट्स हैं, चार हैंडआउट्स होंगे। जैसे ही स्ट्रैटेजी का पार्ट, मिसाल के तौर पे स्ट्रैटेजी 1 2 3 4, जैसे ही फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आई एम गोइंग टू आस्क यू कि यार इस फोर्थ पार्ट के बाद आपके पास ये तीन पास पेपर है, आप इस तीन पास पेपर को सॉल्व करो। आप इसमें से दो पास पेपर को सॉल्व करो, पहले मैं आपको कराऊंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है, उसके बाद आप लिखें। नंबर वन काम हमने ये करना है। नंबर टू काम, जैसे ही हम थ्योरी को सॉल्व, 50% ऑफ द थ्योरी जब कंप्लीट हो जाएगी ना, 50%, तो हम किस में चले जाएंगे बेटा, हम जाएंगे फर्स्ट एसबीएल पास्ट पेपर। अच्छा फिर उसके बाद ना मैं हमेशा एक काम करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो कि मेरे ख्याल में आपको देखना चाहिए। तीसरी चीज क्या होगी, जैसे हम 50% कवर कर चुके होंगे ना, हमारी जो सैटरडे वाली क्लास है ना, अभी मैं क्लासेस का शेड्यूल भी आपको बताऊंगा। हमारी जो सैटरडे वाली क्लास है ना, उस सैटरडे वाली क्लास को हम सिर्फ पास पेपर के लिए एलोकेट कर देंगे। और जो रिमेनिंग क्लासेस होंगी ना,
उन रिमेनिंग क्लासेस के अंदर हम अपने रिमेनिंग थ्योरी के एरिया को कवर करेंगे। इस वक्त तक आपका पुराना रिजल्ट, अच्छा इस दफा रिजल्ट कब है? 16, 16 ऑफ जनवरी। 16 ऑफ जनवरी को चेंज किया है? अच्छा पहले मंडे होता था, ठीक है। तो 16 ऑफ जनवरी, चले जब भी उस वक्त तक, जब तक आपका 16 ऑफ जनवरी आएगा ना, उस वक्त तक आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका। 50 नहीं तो 40 तो हो चुका होगा, ये तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। 40% सिलेबस कंप्लीट होगा, 10% और कंप्लीट करेंगे, और उसके फौरन बाद हम अपने पास पेपर्स पे आएंगे। इस क्लास के अंदर, क्लासेस के अंदर मैं आपको तकरीबन 5 to 7 पास पेपर्स करवाऊंगा इन टोटल, मेरे सामने बिठाकर। फिर जैसे ही हमारा थ्योरी का एरिया कंप्लीट होगा ना, हम लास्ट के 15 डेज में एंटर हो जाएंगे। लास्ट के 15 डेज के अंदर आपके पास आपकी अटेम्प्ट का प्री सीन आ जाएगा। जैसे ही बेटा आपकी अटेम्प्ट का प्री सीन आएगा ना, आप उस प्री सीन से रिलेटेड मेरे पास एक क्लास रखेंगे, जिसके अंदर हम करेंगे इसको डिटेल, प्री सीन को पढ़ेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद मैं आपको एक एनालिसिस दूंगा जो कि 40 पेजेस का होगा। उस 40 पेजेस में पूरा सिलेबस समरी की फॉर्म में कवर हो जाएगा, इस प्री सीन से कनेक्ट कर दो। यानी मैंने बोला भाई देखो, इस सिलेबस, इस प्री सीन के अंदर मुझे 4 स्टेक होल्डर नजर आ रहे हैं। अब एक स्टेक होल्डर का मॉडल है मेंडलो मैट्रिक्स मॉडल। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, मेंडलो मैट्रिक्स मॉडल को मैं तुम्हें इस पूरे प्री सीन में कनेक्ट कर देता हूँ। तो तुम्हें कनेक्ट करके दो। फिर मैं तुम्हें बोलूंगा यार इसमें रिस्क नजर आ रहा है, रिस्क का एक मॉडल है रिस्क हीट मैप, वो रिस्क हीट मैप में इसके अंदर करेक्ट कर देता हूँ। बात समझ रहे हो मेरी? तो इस तरीके से मैं तुम्हें पूरा का पूरा प्री सीन कनेक्ट करने की कोशिश करूँ। वंस आई एम डन विद दिस, मैं इस प्री सीन के ऊपर 2 मॉक एग्जाम बनाऊंगा इसी प्री सीन पे अपने। ये एसीसी के नहीं होंगे, ये मेरे होंगे। मैं इस प्री सीन को रखूंगा और उससे रिलेटेड मॉक एग्जाम बनाऊंगा। और जैसे ही मैं उससे रिलेटेड मॉक एग्जाम बनाऊंगा ना, वो मॉक एग्जाम आपको अटेम्प्ट करने को मिलेगा, और मैं उसको चेक करके बताऊंगा कि आपने कितना दिया है। मैं कोई बड़े बोल नहीं बोल रहा, लेकिन उसके अंदर से बेटा एक मिनट, एक टेक जो है वो, ये एक एजुकेटेड गेस होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसमें से कुछ भी आए, लेकिन जो है वो हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। हम प्रैक्टिकली उसको देख लेंगे कि हाँ यार ये प्री सीन था, सर ने इसी के ऊपर एक मॉक बना दिया, अब हम इस मॉक को कैसे सॉल्व करें। अच्छा अब मेरा सवाल है, सर प्री सीन तो एग्जामिनर दे देगा, तो फिर पेपर में क्या देगा? बेटा पेपर में ना एक एक पेज के एग्जिबिट्स दिए जाएंगे आपको। उस एग्जिबिट में हो सकता है वो ये बोले कि यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई प्रोजेक्ट को डिस्कस किया, उसमें डिस्कशन में हो रहा है, मार्केटिंग डायरेक्टर कह रहे हैं प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, फाइनेंस डायरेक्टर कह रहे हैं मैं तो समझता हूँ होना चाहिए, अपने रीजन दे रहा है, सेल्स डायरेक्टर कह रहा है कि यार मुझे तो लगता है होना चाहिए, एचआर डायरेक्टर कह रहा है हम बंदे नहीं ढूंढ सकते, बहुत मुश्किल है। आपसे कहा जाएगा इस मीटिंग को पढ़ो और इवेल्युएट करो कि तुम्हारे लिहाज से प्रोजेक्ट होना चाहिए या नहीं। फिर अब हो सकता है आपको एग्जिबिट नंबर 2 में एक फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दे, उसी प्रीसीन से लिंक करके, उसी प्रीसीन से लिंक करके एक नॉन फाइनेंशियल या फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दे, और बोले कि मुझे बताओ कि क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर हमें पैसा लगाना चाहिए है या नहीं। फिर हो सकता है तुम्हें रिस्क के अंदर कोई बातें बता दे, और बोले कि यार इस चीज को देखो, एवेल्युएट करो और ढूंढो कि कोई रिस्क तुम्हें नजर आ रहा है या नहीं। ये सारे के सारे कारनामे करने के बाद आप जो है, इसके बाद आपको एक 4 सवाल मिलेंगे, सॉरी 3 सवाल मिलेंगे। हर सवाल के कुछ पार्ट्स होते हैं। इस एग्जाम में 30 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आता है। 30 का भी आ सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 30 का ही आएगा, लेकिन 30 भी मैक्सिमम आता है एक ही पार्ट की। और 10, 20, 15, 25, 28, 30 तक जाने के चांसेस होते हैं। बट याद रखना, अगर 30 का आया तो वैलिड पॉइंट कितने लिखने हैं? 15। अगर 30 मार्क्स का आ गया तो वैलिड पॉइंट कितने लिख रहे हैं? 15। अच्छा, आपने जो मार्क्स की कैलकुलेशन करनी है ना वैलिड पॉइंटर्स के लिए, वो प्रोफेशनल और टेक्निकल मिला के करनी है। यानी अगर 10 टेक्निकल है और 2 प्रोफेशनल है तो 12 मार्क्स हो गए, तो 6 वैलिड पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है ना वो मार्क्स की कैलकुलेशन, सॉरी अगर 30, मैं गलत बोल दिया, अगर 30 मार्क्स का सवाल आया तो 60 वैलिड पॉइंट्स। ठीक है, तो 60 वैलिड पॉइंटर्स आपके होने चाहिए। 30 है ना, तो डिवाइड बाई, सॉरी 15 हो गया यार, मैं गलत, 15 होने चाहिए, पहले से ही कह रहा था। अच्छा, एक चीज और, द बेस्ट थिंग दैट द एग्जामिनर वांट इन योर एग्जामिनेशन इज, सोचो क्या चाहिए होगा एग्जामिनर को। एग्जामिनर लव टू सी
हेडिंग्स इन योर एग्जाम। जितनी तुम हेडिंग्स दोगे ना, जितनी तुम हेडिंग्स दोगे, तुम्हारा आंसर इतना अच्छा हो जाए। जितनी तुम हेडिंग्स दोगे, तुम्हारा आंसर उतना अच्छा हो जाए। हेडर्स बहुत जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे कहते हैं, आइडेंटिफाई द 5 बेनिफिट्स ऑफ हैविंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर्मली ऑन द इन द कंपनी। अब आप बोल लो, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर गोइंग टू ब्रिंग एक्सपीरियंस इन द कंपनी। आपने एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस लिख दिया, अरे लिख दो ना हेडिंग, एक्सटर्नल एक्सपीरियंस, डिटेल इंसाइट, फ्रेश पेयर ऑफ आई। आपने एडवांटेजेस लिख दिए। जैसे ही आप हेडर्स दोगे ना, आपका आंसर बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, और एग्जामिनर को बहुत पसंद। एग्जामिनर कहता है यार मैंने हेडिंग सही देख ली ना, समझो मैं आधा आधा वहीं पे फ्लैट हो गया आपके, मैंने वहीं आपको मार्क्स देना शुरू कर। लेकिन तुमने वहां पे हेडिंग में ही बंड मार दिया, वहीं पे गलत हो गया, तो वो एग्जामिनर कहता है जो लिखा है अंदर, चाहे अंदर कितना भी सही लिखो, मुझे मजा नहीं आ रहा। एग्जामिनर को हेडिंग्स बहुत 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 पसंद है। नंबर 2, सर जब आप हेडिंग्स देंगे ना, तो आपने सोच समझ के देंगे। एक चीज जो कि बहुत ही प्रोमिनेंटली इस पूरे एग्जाम में ना इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि देखिए, इस पूरे एग्जाम को कवर करने के लिए ना कोई रूल नहीं है, लेकिन मॉडल्स जरूर। आपको दो बातें सुनने को मिलेगी, यार इस बिलाल जो है ना, इसमें मॉडल याद कराता है, मॉडल्स पढ़ाता है। मुझे एक बात बताओ, इंसान को ना, अगर सिर्फ इंसान के जिस्म के अंदर से हड्डियां, ढांचा, स्केलेटन निकाल दिए जाए, तो कैसा लगेगा? अजीब सा लगेगा। यानी मैं अगर मिसाल के तौर पे किसी मुर्दा में से अगर स्केलेटन निकाल दूं, खत्म कर दूं, और मैं उसकी बाकी की बॉडी का ऐसा छोड़ दूं, बैठ गया। इस पूरे एग्जाम का जो स्केलेटन है ना, वो मॉडल है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ गुड आंसर एंड अ बेस्ट आंसर। अ गुड आंसर इज एन आंसर विदाउट द मॉडल, एंड द बेस्ट आंसर इज एन आंसर विद द मॉडल। सर क्या गुड पे 50 आ सकते हैं? तभी तो गुड कह रहा हूं, बैड थोड़ी कह रहा हूं। सर क्या मैं विदाउट मॉडल याद किए बगैर भी जनरली इसमें 50 मार्क्स ले सकता हूं? ले सकता हूं। लेकिन तुम खुद सोचो, तुमने पेपर पढ़ना है 3 महीने, तुमने एग्जाम में जब जाके बैठना है, जब तुम हैप लिख रहे होते हो ना, तो तुम जितना भी लिख लो तुम्हें तसल्ली नहीं आती कि मैंने पूरा लिखा नहीं लिखा। लेकिन जब तुम मॉडल में घुसते हो ना, और तुम्हें पता है कि इस मॉडल में 4 हेडिंग है, और मैंने 4 हेडिंग से डिफाइन करना, मिसाल के तौर पे पेस्ट मॉडल है, ये तो सबको ही पता होगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। अब मैंने पेस्ट मॉडल लगा दिया, मुझे पता है पॉलिटिकल लिख लिया, इकोनॉमिक लिख लिया, सोशल लिख लिया, अब मुझे पता है मैंने कोई पांचवी चीज नहीं लिखनी। लेकिन जब मैं विदाउट मॉडल आंसर लिख रहा हूँ, तो चाहे मैं पॉलिटिकल भी लिख रहा हूँ ना, चाहे मैं बैक ऑफ द माइंड में मॉडल नहीं लगा रहा और अपनी तरफ से लिख रहा हूँ ना, मुझे लगता है एक पैराग्राफ और दे दो, एक पैराग्राफ और दे दो, एक पैराग्राफ और दे दो। मुझे ऐसा लगता है अभी आंसर खत्म ही नहीं हुआ। एक चीज, मुझे इस पूरे एग्जाम को पढ़ाते हुए ना सदियां हो गई। यानी जब ये पहली बार लॉन्च हुआ था ना, मैंने उस वक्त से पढ़ाना शुरू किया, और बहुत बच्चा पढ़ा है। यानी अब तो ऐसा पॉइंट आ गया कि जहाँ पे इंटरनेशनली हमारे पास बहुत बच्चा था। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, सारे बच्चों का क्लियर करने का एक ही तरीका है। द मोमेंट यू कंप्लीट दिस एग्जाम, यू आर पास। तुम एग्जामिनेशन सेंटर में बैठोगे ना, और मुझे बोलोगे कि सर मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, मेरे दिल में पता क्या आएगा? तुम्हारा 60% चांस है कि तुम पास हो, और 60% प्रोबेबिलिटी एक अच्छी प्रोबेबिलिटी। अगर तुमने कोई फजूल की चीजें नहीं लिख दिया, तुम्हारा 60% चांस बढ़ जाता है अगर तुम एग्जाम को पूरा करके आ जाओ। इस एग्जाम का मसला ये है कि इसमें जब आप लिखने बैठते हो, और जब आप जनरली जनरली लिखते हो ना, और जो आंसर तुम्हें आ रहा होता है, बस तुम्हें ऐसा लगता है वो आंसर 10 नहीं 100 मार्क्स का पूछा है। लिखते रहते हो, लिखते रहते हो, लिखते रहते हो, ये नहीं सोचते कि मुझे 1.8 मिनट्स पर मार्क मिल रहा है। अगर मेरा 10 मार्क का सवाल है, तो 18 मिनट से 1 मिनट ऊपर नहीं लगा सकता, 1 मिनट छोड़ो, 1 सेकंड ऊपर नहीं लगाना चाहिए। पेपर की कंप्लीशन इज द की टू सक्सेस। इनकम्प्लीट पेपर, आपने 40% चांस लूज कर दिया, यू आर गोइंग टू फेल दिस एग्जाम। मैं सही बता रहा हूं। यार तुम खुद सोचो, अब आप सोचो, मैं इस बात को जब भी बोलता हूं ना, तो मैं इसमें बड़ी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट देता हूं। मैं थ्योरी का पेपर कर रहा हूं, क्या ये जरूरी है कि थ्योरी के पेपर में एग्जामिनर तुम्हारा आंसर पढ़े, बहुत अच्छा आंसर भी लिखा हो तुम्हें, और वो तुम्हें बोले यार इसने इतना अच्छा आंसर लिखा है, और तुम्हें पहले से पता हो कि 100 में से 100 देगा? सर मुझे मिस रक्षंदा की एक बात हमेशा याद आती है, कॉम्प्रिहेंशन में फुल मार्क्स नहीं मिलते। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंशन। देखिए एफआर का एग्जाम होता है ना, और तुमने डेफर्ड टेक्स्ट में डेफर्ड टेक्स्ट एसिड बनाया होता है, और बेहतरीन किस्म का डेफर्ड टेक्स्ट एसिड बना के तुमने कहा कि यार ये लॉ अप्लाई होगा, ये डबल एंट्री बनेगी, तुम्हें मिलेंगे मार्क्स। तुमने लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी IAS 2 के अंदर कर दिया,
और उसने वाकई तुमने एनआरवी के ऊपर अपनी इन्वेंट्री को ला के दिखा दिया, अगर 2 मार्क रखे थे तो मिलेंगे, कोई कोई माइकल लाल तुमसे छीन नहीं सकता। लेकिन सर यहाँ पे पता ही नहीं है, यहाँ कोई लॉ ही नहीं है। इस पूरे एग्जाम में देर इज नो आईएफआरएस, देर इज नो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, देर इज नो एसबीएल स्टैंडर्ड्स। मैं आपको कोई स्टैंडर्ड बुक दे ही नहीं सकता। बल्कि आपको पता है एग्जामिनर के आंसर इस तरह भी आते हैं कि इस आंसर में पेस्टल भी लग सकता था और पॉटर 5 फोर्स भी लग सकता था। हो सकता है तुम बाहर निकलो, ये बोल रहा है भाई मैंने तो पेस्टल लगाया है, ये बोल रहा है मैंने तो पॉटर 5 फोर्स लगाया, अब दोनों लड़े एक दूसरे से। घर आए मुझे फोन किया, सर पेस्टल सही था पॉटर 5 फोर्स, मैंने कहा दोनों सही था। और आप बोलोगे यार सर ने टोपी बना। मार्क्स आए दोनों के 50, दोनों पास। याद रखना, इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं। हाँ, रूल का क्या मतलब है सर, आप 2+2 4 इस पे नहीं एप्लीकेबल। बस आपके लिखने का टोन, तरीका, और मॉडल एक ऐसा टूल है जो आपको कन्फाइंड रखे, एम्बिट में रखे। वो कहते हैं ना यार, इस बाउंड्री में रखेगा वो। आप उस बाउंड्री में तब रहोगे जब आप मॉडल से खेल रहे होगे। हाँ, जहां पे मॉडल लग ही नहीं सकता, उसने सवाल आपसे पूछ लिया, बताओ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल तरीके से इस प्रोजेक्ट को एवेल्यूएट, अब कोई मॉडल ही नहीं है। मैं हेडिंग डालूंगा फाइनेंशियल, 4 बातें, नॉन फाइनेंशियल 4 बातें, कंक्लूजन, अल्लाह अल्लाह खैर। मेरी बात को समझे समझे थोड़ा सा गौर से जी। मतलब हमें मॉडल के थ्रू आंसर सॉल्व करना होगा जी मोस्टली। जी जी। मैं आपको एक मॉडल पढ़ाऊंगा अभी कुछ शुरू की क्लासेस में। उसका नाम है सूटेबिलिटी फीजिबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी, एसएफए मॉडल। अब वो पेपर में ना आपको सूटेबिलिटी की कहानियां दी हुई होंगी, छुपी हुई होंगी। एक्सेप्टेबिलिटी की कहानियां दी हुई होंगी, छुपी हुई होगी। फीजिबिलिटी की कहानियां दी हुई होंगी, छुपी। आप वहां से सूटेबिलिटी के पॉइंटर्स निकालोगे, सूटेबिलिटी की हेडिंग में डालो। अब सूटेबिलिटी में कुछ चीजें आती है, फीजिबिलिटी में कुछ चीजें आती है, जैसे रेशियो एनालिसिस है ना। एक रेशियो एनालिसिस है, वो रेशियो एनालिसिस इन 3 में से किसी एक हेडिंग में, कल्चर इन 3 में से किसी एक हेडिंग में आता है। यानी जिस प्रोजेक्ट में तुम पैसा लगा रहे हो ना, उस प्रोजेक्ट में पैसा क्यों लगा रहे हो, सबसे पहले प्रॉब्लम और पैसा लगाना, क्या तुम्हें सोल्यूशन नजर आ रहा है, यानी प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, ये सूटेबिलिटी में लिखा जाता पर अगर मॉडल गलत लगा दिया तो सारा काम है। गया काम खराब, अगर मॉडल गलत लगा दिया तो काम गया। लेकिन मॉडल गलत क्यों लगाएंगे, इतना पढ़ने के बाद, वो भी मुझसे पढ़ने के बाद, कैसे गलत हो सकता, नहीं होना चाहिए। मॉडल की गलत एप्लीकेशन नहीं हो सकती। अच्छा, नहीं हो सकती क्यों, मैं, आप मान ले मेरी बात, वो नहीं होगा। और क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मिलते जुलते मॉडल है ही नहीं। भाई मॉडल गलत तब लगाऊंगा ना, मिसाल के तौर पे स्टेक होल्डर मॉडल एक ही है, मेंडलो मैट्रिक्स मॉडल। अब आप उसमें रिस्क हीट मैप लगा दो तो आप नशे में हो ही नहीं सकता ना मॉडल गलत। भाई या तो मॉडल लगाऊंगा या आ ही नहीं रहा, एक ही चीज हो सकती है। ये नहीं हो सकता सर, आपको पता है मैंने रिस्क हीट मैप लगा दिया था स्टेक होल्डर में, तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा रिस्क कैसे निकालो, उसमें स्टेक होल्डर तो कुछ और होता है, रिस्क तो कुछ और। हो ही नहीं सकता, आप नशे में थे सर, कुछ पी भी थी। ये नहीं पॉसिबल है कि आप मॉडल गलत हो। या तो मॉडल लगा लोगे या नहीं लगा, ये मिडिल ऑफ द वे नहीं। ठीक है जी। तो सर ये सारी चीजें है। आपके कोई सवाल है तो पूछे। और मैं आपको दूसरी चीजें बता दूं, मैंने आपको अपना, दोबारा से मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ, प्लीज इस पे अगर कोई ग्रुप पे एडेड नहीं है तो इस पे आप ऐड हो जाएं, मुझे व्हाट्सएप करेंगे, +923360806203। एक तो ये है, और दूसरी चीज ये है कि आपने जो है वो, मेरी जो टाइमिंग है इस वीक की है, दिस इज ओनली फॉर दिस वीक ओनली। हम लोग ट्यूसडे, वेनेसडे और थर्सडे मुलाकात करेंगे, 6:30 टू 9:15 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के हवाले से। इसमें फिजिकल भी होंगी, लाइव भी होगा। ठीक है, मतलब फिजिकल हाइब्रिड क्लास होगी, वो नहीं होगी ऑनलाइन, नहीं, फिजिकल प्लस लाइव। ठीक है, नहीं नहीं, मतलब फिजिकल प्लस लाइव, ऑनलाइन प्लस फिजिकल। मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ ऑनलाइन होगी, ये नहीं कह रहा मैं सिर्फ फिजिकल होगी, कंबाइन होगी। तो ये सिर्फ इस वीक के लिए, नेक्स्ट वीक की मैं आपको इंशाल्लाह फिर
थर्सडे वाली क्लास में आइडेंटिफाई कर दूंगा कि नेक्स्ट से हमने क्या करना है। लेकिन ये 6:30 तो होगी, नेक्स्ट से होगी इस फ्राइडे, नहीं इस फ्राइडे नहीं, इस सिर्फ ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हमारी क्लास होगी। लेकिन इन सारी चीजों के लिए आपको ग्रुप पे ऐड होना जरूरी है। कोई सवाल है तो मैं अगले 10 मिनट आपको सवाल देता हूँ, वरना फिर दिस इज द इंटायर डिस्कशन ऑन एसबीएल दैट आई वांट। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह हम पहले टॉपिक को शुरू करेंगे। मुझे बताएं कोई एनी क्वेश्चन दैट यू हैव इन योर माइंड, आप मुझसे बताएं। अच्छा, स्टडी मटेरियल मेरे कंप्लीट नोट्स होंगे, आपको कोई बीपीपी खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कैपलन खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास एक छोटा सा पतला सा बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा एक रजिस्टर होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए, और जो मैं हैंडआउट दूंगा वो हैंडआउट की फोटोकॉपी होनी चाहिए। एक फाइल बना लो, उसके अंदर डाल दो। मॉडल्स को आप करवाएंगे एक एक करके जी, सारे मॉडल देखिए। मैं पहले पूरा, आप यहाँ पे कनेक्ट हो गए ना मुझसे, आपने डे 1 से लेके डे 8 तक खुद से कुछ नहीं करना। मतलब खुद से जो करना है वो प्रैक्टिस करनी है। नहीं 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 नहीं, वो तो जाहिर है। उसके अलावा, पढ़ाई के अलावा जो समझाने का काम है वो सारा का सारा मैं करूंगा, वो सारी की सारी डिलीवरी इज माई। बाकी चीज आपने देखनी है। तो थ्योरी आपको मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको प्री सीन मिलेगा, एनालिसिस मिलेगा, उसके ऊपर मॉक एग्जाम मिलेगा, उसके ऊपर आपको जो है वो डिटेल एनालिसिस मिलेगा। पूरा रिवीजन वर्कशॉप होता है इस पूरे कोर्स के अंदर। वर्कशॉप की आपकी, जो हम एंड में वर्कशॉप करते हैं उसकी फीस अलग होती है नॉर्मल बाहर के बच्चों के लिए, आपके लिए कोई नहीं, आपका टोटल इसमें एडेड है। यानी आप डे 1 से लेकर डे 8 तक। लेकिन देखो मेरी एक गंदी और बुरी आदत भी है कि आपने ना 100-110 घंटे मुझे देने हैं अपने इस 3 महीने में ना। ये सिलेबस 100-110 घंटे में विद प्रैक्टिस कवर होगा। दूसरी चीज, 3 महीने का कोर्स है सर, 3 महीने पहले खत्म हो सकता है? हो ही नहीं सकता। सर कितने दिन पहले खत्म होगा? 15 दिन पहले खत्म कर। अबे 15 दिन पहले तो प्रीसीन आएगा, कैसे खत्म करूं? एक बच्चे ने बाहर निकला, एक बच्चे को बोला, यार सर तो ना कह रहे हैं कि मैं ना पूरा कोर्स एग्जाम से सिर्फ 3 दिन पहले खत्म करूं। बे तू ये तो सोच, मैं कैसे कर सकता हूँ? भाई FR SBR नहीं है, ये नहीं हो सकता। आखिरी के 15 दिन में क्लास नहीं लगाऊं मैं तुम्हारी। इंशाल्लाह लगाएं, 15 दिन पहले खत्म करते हैं बस। नहीं हो सकता। मैं आज इसलिए बता रहा हूँ कि पैसे नहीं भरे तो भले 15 दिन पहले अगर कोई खत्म कर रहा है ना तो पढ़ लो उससे जाकर। भाई जब प्रीस ही नहीं 15 दिन पहले आएगा, जब मेन गेम ही उसी का है, तो मैं 15 दिन तो क्लास लगाऊंगा ना अपनी। मतलब मैं 15 नहीं तो 12 तो लगाऊंगा यार, 11 दिन तो लगाऊंगा ना एटलीस्ट। तो भाई कोर्स पेपर से 3 दिन पहले होगा, बट ये अश्योरिटी है कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे प्रैक्टिस के लिए भी तो 10 दिन चाहिए था ना सर। कोई प्रैक्टिस के लिए 10 दिन चाहिए, क्योंकि आप उस वक्त तक 10 से 12 पास पेपर्स मेरे साथ चेक्ड फॉर्म में कर चुके हो। देखिए आपकी एक जिम्मेदारी है आज से आपने अपने आप से वादा करना है कि आपने, मैं जो असाइनमेंट दूंगा ना, सॉल्व करने के बाद मुझे भेजनी है, और एक सॉफ्ट रिमाइंडर मुझे भेजना है कि सर आप चेक कर दें। मेरे चेक करने का तरीका है बहुत सिंपल। आप मुझे डीएम में भेजोगे अपना जो भी सॉल्व किया हुआ असाइनमेंट होगा, मैं ग्रुप पे आपका रिव्यू भेजू। अब इसमें किसी की इज्जत नहीं खराब होती कि सर ग्रुप पे भेज रहे हैं मुझे इंडिविजुअल। अब आप सोचो 100 बच्चों को इंडिविजुअल में कैसे भेजूं, मुझे बताए। हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं 100 बच्चों का नंबर पहले अपने पास वो करूं और फिर याद करूं कि अहमद नदीम कौन है और अहमद फराज कौन है? वो कहूंगा तो अहमद नदीम को फराज का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। मैं ग्रुप के ऊपर आपके आंसर्स भेजूंगा, आप भी पढ़ें, दूसरा भी देखें, उसमें जो पॉइंटर दिया हुआ है कि यार ये चीज गलत है तुम्हारी, वो चीज तुम्हें आइडेंटिफाई। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चरिंग होगी एग्जाम की। लेकिन इफ यू आर नॉट विलिंग टू सॉल्व पास पेपर्स, अगर तुम्हारे दिमाग में 1% भी ये है ना कि मैं तो बिना पास पेपर के हर पेपर सॉल्व करता आया हूं और इस दफा भी करूंगा, तो ट्राई करो। यकीन माने हर मार्च के बाद सितंबर आता है, सॉरी हर मार्च के बाद जून आता है, और जून के बाद सितंबर, और सितंबर के बाद दिसंबर। आप ट्राई करके देखो, ठीक है? और ये कंटिन्यूएशन हो जाता है। आई नो पीपल हु पास दिस एग्जामिनेशन विद इन 1 अटेम्प्ट और बोलते हैं बहुत आसान है, कुछ भी नहीं था। हालांकि उनके प्रोफेशनल के बाकी पेपर रुकते हैं, ये नहीं रुकता। एंड आई नो पीपल जिन्होंने इस एग्जाम में 6-6 अटेम्प्ट भी लगा। सर 6 अटेम्प्ट का मतलब पता है क्या है? 6 लाख रुपए। मैं तो इसको फाइनेंशियली देखता हूँ। देखें आज आप जाके घर पे जाके ना डिसाइड कर ले मैंने करना है या नहीं करना। अगर तो इरादा बनता है तो ये याद रखना कि तुम्हारा मेरा भरोसा है 1 से 1.5 लाख रुपए का। तुमने मुझ पे मेरे कहने पे 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। लाख रुपए पेपर के, हम बाकी हमारी फीसेस। तो 1.5 लाख रुपए प्लस इमोशनल कनेक्शन अलग है कि जाहिर है आ रहे हो जा रहे हो, क्लासेस देनी है। एक बात और, मैंने उन बच्चों को फेल होते देखा जो अपने मोड ऑफ एजुकेशन को चेंज करते हैं। मोड ऑफ एजुकेशन पता क्या होता है? यार आज ऑनलाइन आऊंगा, कल फिजिकल आऊंगा, परसों नहीं आऊंगा, रिकॉर्डिंग दे,
फिर एक दिन ऑनलाइन, फिर 2 दिन फिजिकल, फिर 3 दिन रिकॉर्डिंग, फिर 3 रिकॉर्डिंग, फिर मैं जब रिकॉर्डिंग भूल गया देखना, तब जब अगली क्लास में सर के पास फिजिकल है, सर वो पुराना रिवाइज करा दे, नया कुछ दिखा दे, सर ये क्या होगा, वो क्या, मैं नहीं कर सकता। देखिए आपको सीरियस होना है, बहुत महंगा पेपर है, याद रखिएगा। ये 3 4 पेपर रह गए आपके, 2 3 4, किसी का एक होगा, किसी के 2 होंगे, किसी के 3 होंगे, इसके बाद आपके लिए पूरी डेस्टिनी वेट कर रही है। मैं आपको क्लास में आने से डे, मतलब आप सोचे मैंने आपको पहली चीज क्या बोली पता है? पाकिस्तानी अकाउंटेंट्स आर फेमस, पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर फेमस। मैं सही बता रहा हूँ। जो कोटेशंस मैं बाहर की कंपनीज को सिर्फ ट्रेनिंग के लिए बेचता हूँ ना, मैं अभी कोट नहीं कर सकता अमाउंट, लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपका कितना बड़ा पोटेंशियल कमाने का है। यू डोंट इवन नो देर आर पीपल इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स। अभी आपको पता चलेंगे बहुत सारे बच्चे जब ऐड हो जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो एसीसीए की एक एक पेपर, आखिरी आखिरी पेपर पे बैठे हुए, बाहर बैठे हुए हैं, और 10 10 हजार डॉलर की भी नौकरी कर रहे हैं। $10,000 का मतलब पता है? $10,000 मंथ पर मंथ की नौकरियां भी कर, मतलब दे आर अर्निंग एन अमाउंट ऑफ मनी। यू हैव गॉट द हाइएस्ट पोटेंशियल ऑफ गेटिंग पेड। मैं सही बताता हूँ। सो इस पोटेंशियल का 110% कवरेज आएगा ही तब जब तुम लोगों ने पेपर पास कर, आप जिससे पढ़े। एक बात याद रखें, इस पेपर में चेकिंग का एलिमेंट के बगैर ये पेपर पास है। मैं अगर बोलूँ ना, मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत सारे बच्चे मुझे क्या कहते हैं, सर मैंने चैट जीपीटी से चेक करा लिया, तो पढ़ भी उसी से लेता। मतलब बेगैरत आदमी वो थोड़ी चेक कर सकते थे। उसने सर बोला आपका आंसर बिल्कुल सही है, एग्जाम में पता नहीं 40 क्यों आ रहे सर। तो मैं किस, मुझे क्यों पैसे दे रहे हो? भाई आपने मुझे पैसे दिए ना, मुझसे चेक कराओ। उसमें तूफान बदतमीजी की हुई होगी मैंने, मैं लिख रहा हूँ व्हाट द हेल इज दिस इडियट, फजूल बातें लिख दी है तुमने, ये कुछ किस अब्बा ने सिखाया तुम? मैं करता हूँ यार, मेरी आदत। क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ ना, आप सोचो यार मैंने 100 पेपर से गुजारना है ना, तो मेरा टेम्परामेंट लेवल लूज होता है जब उल्टी बात लिखते हो। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता भी नहीं होगा ये किसका पेपर है। बस मैं उसमें रिव्यू दूंगा, तुम चुपचाप पढ़ना, बोलना नहीं मुझे आगे, सर वो आपने इडियट लिखा था, मैं इडियट तो नहीं हूँ। तू अपने तक रख रहा है, नहीं पता, मुझे नहीं पता किसका है। लेकिन जाहिर है जब चीज गलत है तो गलत है। ठीक है जी, कोई सवाल है आपका आखिरी तो मुझे बताएं। यार स्टडी हब, बीपीपी, कैपलन, इन तीनों से मेरे नोट्स बने। जब आप नोट देखेंगे ना, आप कहेंगे यार बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, यही बहुत है। नोट्स में एवरीथिंग इज इनकॉर्पोरेटेड एंड हाईली अपडेटेड है, एक एक चीज अपडेट हुई। चाहे रिकॉर्डेड वाला बच्चा भी बैठेगा ना, उसको भी लेक्चर वो नहीं मिलेगा जो 2017 में है, 20 में, 19 में, 40 में, वो पुराना नहीं हो, वो नया है, नया नया, 110% है। आई डोंट बिलीव ऑन, मैं हर अटेम्प्ट में जाके एंटर होता हूँ ना, मेरा दिल होता है मैं पुराने अटेम्प्ट को पहले डिस्कार्ड करूँ और बनाऊं ना। कुछ नहीं होगा ना तो बनाऊंगा, मैं बनाता हूँ। कोई और सवाल, कोई और चीज, ऑनलाइन वाले बच्चों का कोई सवाल है प्लीज मुझसे पूछे, अदरवाइज फिर हम इसको एंड करेंगे। आपका कोई भी सवाल है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। हाँ, प्रीसीन मटेरियल ऑफ द प्रीवियस अटेम्प्ट रेलेवेंट? नो, पुरानी अटेम्प्ट का बस पढ़ने के लिए रेलेवेंट है, आपकी रिवाइज करने के लिए रेलेवेंट है, बट उसके लिए और इसके अलावा सर मेमो एंड ब्रीफिंग है, ये तो हो गया था हमारे साथ। कोई और सवाल है ऑनलाइन वाले हजरात का तो प्लीज मुझे बता दें। इज देयर एनी क्वेश्चन दैट यू वुड वांट टू आस्क? फिजिकल वाले हजरात क्लियर है सबको? इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब हम ट्यूसडे वाली क्लास में मुलाकात करेंगे 6:30, और इस क्लास ट्यूसडे वाली क्लास में हम लोग अपना फर्स्ट एसबीएल का नोट्स और फर्स्ट पार्ट मैं आपको दे चुका हूँ, मैं ऑनलाइन वालों को भी भेज रहा हूँ। मैं अपने फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह, विद इन 1 और 2 क्लासेस फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट शुरू होते हैं, 4 पार्ट्स हैं। चौथे पार्ट्स के बाद हम पहला पास पेपर का P1 P3 के पास शुरू करेंगे। यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। आखिर दवाना